अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोहिया 10 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दुआ है कि आज का रोज़ आपका एक खूबसूरत अंदाज में गुजरे, अच्छे अंदाज में गुजरे और हंसते मुस्कुराते आपका दिन गुजरे। अच्छी बात यह है कि कल इतवार का रोज़ होगा और आप जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी इतवार को छुट्टी का रोज़ होता है, तो उम्मीद है आप लोग ने कल के दिन के हवाले से भी अपने प्लान बना लिए होंगे और शाम के वक्त उसको बेहतर अंदाज में जो वीकेंड है उसको गुजारने का भी प्लान बना लिया होगा। इस तरह जो किलहमात आते हैं जिसको हम कहते हैं यार छोटी छोटी खुशियाँ, इन इवेंट्स को एंजॉय करना चाहिए, इन दिनों को एंजॉय करना चाहिए। जो वक्त हमारे पास होता है इसको एंजॉय भी करना चाहिए, क्योंकि ये लाजमी इसलिए है कि आजकल हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ पर अपने आप को परेशान करने के बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। जिस तरह हम न्यूज़ में देखते हैं कि वहाँ पर महंगाई के हवाले से आम जो आवाम है उसको प्रॉब्लम का सामना होता है। इसी तरह अगर हम हेल्थ सेक्टर में जाएं तो लोगों को प्रॉब्लम का सामना होता है कि हस्पतालों में इलाज की सहूलत बेहतर नहीं है, और अगर सरकारी डिपार्टमेंट में जाएँ तो उन्हें ये गिला होता है कि यहाँ पर हमारा काम वक्त पर नहीं हो पाता। तो ये मसाइल तो हैं। रोड पे आएँ तो ट्रैफिक के मामला होते हैं, सड़क पे आएँ तो वहाँ पर सड़क टूटी हुई नज़र आती है। इन सारी चीज़ों के मसाइल तो मौजूद हैं। तो इस सारे हालात में हमें खुश भी रहना है, तो खुशी का मौका जब मिले तो हमें चाहिए कि हम उसको एक बेहतर अंदाज में गुजारें, अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने दोस्तों को टाइम दें और उनके साथ बैठें और गपशप लगाएं और कोशिश करें कि अपना टाइम बेहतर अंदाज में गुजारें। उसके साथ साथ अपना ख्याल भी लाजमी रखना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त टेम्परेचर का अंदाज़ा नहीं हो रहा। बारिश हो जाती है कभी और कभी तेज़ आंधी और उसके बाद शदीद जो धूप होती है, गर्मी होती है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मरीजों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। गैस्ट्रो का मर्ज हमें फैलता हुआ दिखाई देता है, तो वहीं पर बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। चिकन पॉक्स के हवाले से, डायरिया के हवाले से वो मुतासर हो रहे हैं। तो इसलिए ख्याल करना है। इसका हम सिर्फ एक ही हल अगर हम तलाश करें तो वो ये है कि पानी हम साफ़ पिएँ और उसके साथ साथ खुराक हम बेहतर रखें। और अगर धूप है, गर्मी है शदीद, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बाहर निकलें। अगर बाहर निकलें तो सर पर चादर ओढ़ के निकलें, रुमाल ओढ़ के निकलें और उसको अगर पानी में भिगो कर अपने सर पर रख दें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, एहतियात आपने लाजमी करनी है, क्योंकि अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो हो सकता है, अल्लाह ना करे, होना तो हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल है कि आप बीमार हो सकते हैं। तो इससे बचने का बेहतर तरीका ये है कि पहले एहतियात करें। ये तो खैर गपशप चलती रहेगी। इसके बाद हम जिस तरह अपने प्रोग्राम में अपने मेहमानों से बात करते हैं, उनसे शहर के जो मसाइल के हवाले से भी बात करते हैं, उसके साथ साथ मुख्तलिफ अमूर पर, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि शहर में जो कुछ हो रहा है उसमें इंतज़ामिया का क्या रोल है, ताजिर हैं तो वो उनके क्या इश्यूज़ हैं, वो क्या मुतालबात लेके बैठे हैं। और सुबह सवेरे तो वैसे हम लाइटर मूड में बात करनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें भी चलती रहती हैं। हम आपको ज़रा अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ हमारे पहले मेहमान मौजूद हैं सदर गला मंडी राजा मुदस्सिर साहब। ज़रा उनसे जानेंगे गला मंडी के हवाले से, उसके साथ साथ खाने पीने की शियात तो आपके सामने ही है, उस हवाले से भी बात होगी। राजा साहब आपको खुश आमदीद, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान जिस तरह हमारे रिपोर्टर होते हैं हमारे साथ, और वो जो टॉप स्टोरीज होती हैं उसके हवाले से डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह हमने ताजरों के हवाले से बात करें तो ताजरों को फिर जो मसाइल हैं उनके हल के हवाले से क्या हो रहा है, उसके साथ मार्केट्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या बेहतरी आ रही है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं फराज रमज़ान। उनसे हम बात करेंगे। फराज रमज़ान आपको खुश आमदीद, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हम फराज से गपशप लगाएंगे, उनसे स्टोरीज पे भी बात होगी। हम ज़रा पहले आएंगे राजा मुदस्सिर साहब के पास, ज़रा उनसे बात करते हैं जो गला मंडी है। अगर गला मंडी के थोड़े से हम पहले अगर हम उसकी हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो ये जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ पर रोज़ाना करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। और अगर मसाइल के हवाले से बात करें तो मैं खुद वहाँ पे कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर जो मसाइल हैं उनके हल के हवाले से प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ। बाकी तो हम बातें इनसे करेंगे राजा मुदस्सिर साहब से, लेकिन ये जो इश्यूज़ हैं वो मैं ज़रा पहले इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि हम मुसलसल जाते रहते हैं और वहाँ पर हमें काफ़ी मसाइल देखने को मिलते हैं। राजा मुदस्सिर साहब, गला मंडी की बात करें, हर 6 साल बाद 2 साल बाद ये पता चलता है कि गला मंडी शिफ्ट हो रही है, लेकिन जो मौजूद है सैकड़ों दुकानें हैं, आड़तें हैं और वहाँ पर करोड़ों रुपए मालियत का सामान है, लेकिन ना तो कोई बेहतर सड़क होती है, ना कोई सफाई का इंतज़ाम होता है। बारिश हो जाए तो आधी यार डूबी हुई होती है।
तो ये क्या है, मतलब कि इंतजामिया का, मार्केट कमेटी की कुछ संजीदगी नहीं है इसमें? सर ये ऐसा है जैसे स्टेट होल्डर हो गए, माफिया लोग हो गए, वो अपने रकबों पे कहते हैं ये मंडी शिफ्ट कर दें वहाँ पे, तो वो इस लालच में पैसा कमाने के चक्कर में हमें ताजरों को परेशान किया जाता है। तो वो इशू उठाते हैं जी मंडी फलां जगह शिफ्ट हो रही है, तो वहाँ पे कॉलोनी वालों का रश पड़ जाता है, मंडी की वजह से लोग अपना सरमाया लगाना शुरू कर देते हैं। भाई उसका कोई भी हुकूमत आती है तो उसका सियासी असर रसूख उठाने के फायदे के लिए वो लोग मंडी के इशू उठाते हैं, वो एक शोषा छोड़ते हैं, उसकी बुनियाद पे अपना कारोबार चमकाते हैं। लेकिन जो हमारी इंतजामिया है बेवकूफ़ है, वो जो हालात देखती है, तो इसके बावजूद 2 मंडियाँ शिफ्ट हुई हैं, एक डंगर मंडी और एक सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में कोई ऐसा ताजर नहीं है, कोई ऐसा सब्जी फरोश नहीं है जो सुबह 5 बजे मंडी जा रहा हो, उसके साथ रास्ते में 6 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, 2 मोटरसाइकिल पे लड़के आते हैं, 4 नौजवान, वो उनको रोकते हैं, फिर सारी उनकी जमा पूंजी ले जाते हैं। तो ये इशू है और बाकायदा FIR हैं जितने भी इलाकों में थाने जहाँ जहाँ से लोग सब्जी खरीदने जाते हैं। तो एक तो ये इशू है बहुत बड़ा, ये सिक्योरिटी के काफ़ी मसाइल हैं। बिल्कुल, तो ये मंडी बाहर शिफ्ट करने की वजह से नुकसान। क्योंकि आप ये कहते हैं कि अगर मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल कर दें तो फिर सिक्योरिटी कौन देगा? जी। दूसरा ये डंगर मंडी है, हफ्ते में 2 दिन मंडी लगती है। जब ये मंडी के व्यापारी लोग जाते हैं, हमारे ज़िले की हदूद बता रहा हूँ मैं, मुल्तान की, जैसे थाना मुजफ्फराबाद है, कुत्तापुर थाना है, सूजाबाद सिटी थाना है, इधर से शाहशमत थाना है, उससे मगर भावलपुर बाईपास लाड़ थाना हो गया। तो इन थानों में उस दिन बाकायदा FIR कटती हैं। व्यापारी हजरात गरीब लोग जो आते हैं अपने डंगर डोल लेके, वो पूरा साल 6 महीने जानवर पालते हैं, चलो जी हम अपने बच्चों की कोई खुशी के लिए, कोई गमी खुशी करने के लिए जानवर बेचते हैं। ये एक व्यापार है, कारोबार है, तो उनके साथ डकैती हो जाती है। इसका मंडी बाहर काटी थी, इसका रिजल्ट क्या मिला? व्यापारियों को नुकसान होया, कई व्यापारी जान से। शहर में जगह नहीं है, अब शहर को भी तो संभालना है। अगर वहाँ पर ट्रैफिक जैम रहेगी, वहाँ पर प्रॉब्लम्स होगी, लोग उस जगह पे रश होगा, तो उसको मैनेज करना है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इनको बांट जाए। एक तो ये हमारी गलम मंडी है 4 दीवारी के अंदर, सही है जी। दूसरा हमारी मंडी के बाहर रोड है, उसको डबल रोड कर दिया जाए। तो कुछ रोड के इशू हैं, गवर्नमेंट को भी चाहिए हमारे ताजरों से मशवरा ले, हम भी कुछ प्लान ले बैठे हैं मंडी के। उसमें जो आपकी मैं बात काट रहा हूँ, आप गला मंडी के आगे लक्कड़ मंडी शुरू हो जाती है जी, फिर लोहा मार्केट शुरू हो जाती है। तो एक ही रोड पर जब इतनी हैवी ट्रैफिक आती है तो जो आम शहरी हैं उनको प्रॉब्लम का सामना होता है। तो फिर लक्कड़ मंडी और जो लोहा मार्केट है, तो आप समझते हैं उसका गला मंडी से कोई लिंक नहीं है, या फिर गला मंडी के इतने मसाइल नहीं है जितने मसाइल उनके हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल। अब मैंने जो शुरू में एक बात करी आपसे डकैती की वारदात के हवाले से, आप हमारा इशू उठा लें पूरे साल की, गला मंडी में एक डकैती नहीं है, ठीक है, और सब्जी मंडी और डंगर मंडी में रोजाना डकैती है। और एक डकैती नहीं, 10-10 बंदों आदमियों के साथ, व्यापारियों के साथ डकैती होती है। अब ये गला मंडी यहाँ पे है तो ये महफूज है। अगर आज जैसे आबादी बढ़ी है, मार्केटें बढ़ी हैं, शहर के मंडी के साथ कॉलोनियाँ बनी हैं, तो ये 10 साल हो गए, 15 साल कोई वारदात नहीं है। अगर अब 15 साल पीछे जाते हैं तो हमारे ताजर भाई कत्ल भी हुए हैं, शहीद भी हुए हैं, जिनका माल भी लूटा गया है। आप ये कहते हैं इस जगह पे आप सिक्योर हैं और आप यहाँ से नहीं जाने चाहते। ये वाकई एक बहुत वैलिड पॉइंट है। अगर हम सिर्फ कैटल मार्केट की बात करें तो कई बार जो डकैती की वारदातें हो चुकी हैं, और अगर हम व्यापारियों की बात करें तो वो इकट्ठे जानवर लेके आते हैं, 20-20 जानवर लेके आते हैं, 25-25, और जब वो फरोख्त करने के बाद वापस जा रहे होते हैं तो उनके पास यकीनन रकम होती है, लेकिन कई बार वो करोड़ों रुपए से महरूम हो चुके हैं। और ये कई वाक़यात तो हमने खुद भी कवर किए हैं। भावलपुर बाईपास के पास के अचानक 4 डकैत आते हैं, गाड़ी को रोका और व्यापारी से पैसे लेकर ये गए वो गए, कोई रोकने वाला नहीं होता। तो सिक्योरिटी के यकीनन प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जो ग्राउंड पर हक़ाइक़ को देखकर बात नहीं की जाती, हमारे यहाँ कागजी कार्रवाई हो जाती है, कागजात की हद तक फैसले कर दिए जाते हैं, लेकिन जो ग्राउंड ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको देखकर अगर फैसले किए जाएँ तो यकीन उसमें बेहतरी हो सकती है। हम इसमें मज़ीद भी बात करेंगे। हम ज़रा आएंगे फराज रमज़ान के साथ। फराज, जिस तरह राजू मुदस्सिर साहब बता रहे थे कि ताजरों को सिक्योरिटी के काफ़ी मसाइल हैं, डकैती वारदातें काफ़ी हैं, चोरी की, तो क्या सूरत हाल है? बाकी मार्केट्स की क्या हालत है? रोज़ाना हम टीवी पे खबरें देखते हैं कि फ़लाँ मार्केट में फ़लाँ की दुकान खाली हो गई, फ़लाँ जो मार्केट से बाहर निकला तो उसे डकैतों ने रोक लिया। तो ये मुल्तान में वारदातें आम हो चुकी हैं। चोरी और डकैती का सिलसिला है ना जो बिलाल भाई, ये तो इस वक्त समझता हूँ महंगाई की वजह से आम हो चुका है।
आजकल हर दूसरे दिन ना चोरी और डकैती की वारदातें देखने में मिलती हैं। ये तो गल्ला मंडी की बात कर रहे हैं। मैं सब्जी मंडी की अगर बात करूं तो वहाँ पुलिस की जानिब से एक पुलिस चौकी भी बनाई गई थी, लेकिन आज जो है उस पुलिस चौकी को ताले लगे हुए हैं। और दूसरी बात, अगर लक्कड़ मंडी की तरफ आए तो लक्कड़ मंडी भी जो है उस तरफ भी जो लक्कड़ मंडी में तो जाकर ऐसा लगता है किसी और आप किसी और शहर में आ गए हैं और वहाँ पर कोई ऐसा लगता है वहाँ कोई एक दुनिया अलग बस रही है। यहाँ पर अगर चोरी और डकैती की बात की जाए तो यहाँ पर भी बहुत चोरी और डकैती होती है आए रोज जो है वो। बिलाल भाई, महंगाई इतनी होगी ना, खुद साख्ता महंगाई का जो महंगाई की ये वजह नहीं हम कह सकते कि महंगाई हो जाए तो लोग चोरी और डकैती की वारदातें करने लग जाए। एक हम रीजन कह सकते हैं, लेकिन इस पर कानून को सख्त एक्शन लेना चाहिए। इंतज़ामिया भी इस हवाले से कुछ नहीं कर रही। अब गुज़श्ता हालिया में ही ना मैं एक वारदात हुई थी, मैं उसके पास जिसके साथ वारदात हुई थी उसके पास कवर करने गया तो उन्होंने कहा था 1 महीने में 2 दफ़ा हमारे साथ डकैती की वारदात एक ही शख्स के साथ उसकी दुकान पर नांडला चौक पर है। 1 महीने में 2 दफ़ा उनके साथ डकैती की वारदात हो चुकी है। 3 डाकू आए हैं, उन्होंने दुकान पर जो है वो फायरिंग की है और गालबन 3,80,000 और 50 रुपए स्नैच कर ले गए हैं। देखिए जी, आप कह रहे हैं कि जी वाकई एक अलमिया है और एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक ही दुकान पर 2 बार वारदात हो रही है और ये मुसलसल हमारे यहाँ तमाम मार्केट्स में इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो यकीनन इस वजह से जब तक जान और माल महफूज नहीं होगी तो फिर किस तरह से कारोबार चल सकेंगे, किस तरह से लोग काम कर सकेंगे। वो जो ताजिर हैं उन्होंने अपना मौक़िफ़ अपनाया है कि इंतज़ामिया को हमने बाइक भी रिकवर करके दी है कि ये बाइक है, इस बाइक पर चोर आए थे, इन्होंने डकैती की है, लेकिन इंतज़ामिया की आज तक हमें कोई कॉल भी नहीं है, कुछ भी रिकवरी नहीं करवाई गई। हम खुद अपनी मदद आपके तहत जो है वो दुकानों पर और मार्केट में CCTV कैमराज हमने लगाए हुए हैं ताकि हम जो है वो चोरी और डकैती की वारदातें हैं उन पर काबू पा सकें, जराइम की जो शरह है वो कम कर सकें। लेकिन इंतज़ामिया का कोई भी अमल दखल इस हवाले से नहीं दिखाया जा रहा। हालिया में ही CPO से भी मुलाकात की है ताजिरों के वफ्द ने, तो उनको CPO साहब को अपना बताया है कि हमारे ये मसाइल हैं। ताजिर जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, ताजिरों को कोई भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। अगर इस पर मज़ीद भी बात करें तो और भी मज़ीद गुफ्तगू हो जाएगी। मैं समझता हूँ टाइम कम है, लेकिन इस हवाले से जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं इस पर यकीनन काम करना चाहिए। RPO मुल्तान भी इस हवाले से बार बार कह चुके हैं, CPO मुल्तान भी प्रेस टॉक में कह चुके हैं कई बार कि वो कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक जानिब तो पुलिस है, दूसरी जानिब हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इस हवाले से ख्याल भी करें और जो लोग इस तरह मुलविस हैं तो उनकी निशानदेही में भी हमें किरदार अदा करना चाहिए। राजा मुदस्सिर साहब, एक तो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, दूसरा मंडी के अपने कुछ मसाइल भी हैं। जिस तरह मैंने पहले सड़कों की बात की, सीवरेज की बात करी, सीवरेज कितना बड़ा मसला बना हुआ है। लास्ट टाइम जब हम गए थे तो बारिशें हुई तो उन्होंने कहा कि आधी बारिश का पानी तो दुकानों के अंदर था और दुकानों के अंदर चावल की बोरियां, चने की बोरियां, पता नहीं क्या क्या मौजूद था। तो जब इस तरह का होगा तो फिर किस तरह से वो लोग काम कर सकेंगे। तो सीवरेज कितना बड़ा मसला है? सीवरेज का हमारा मसला 70% है। 70% मंडी का? जी 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 बिल्कुल। और ये नुकसान है ना, आड़तियों का 25% नुकसान होता है, जो व्यापारी माल लेने आते हैं उनका नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि ये माल मंडी के अंदर ही बुक होता है जो अपने इलाकों में लेके जाते हैं। उस साइड पे पानी 2-2 फुट। अभी हालिया की तो बात आप बड़ी पुरानी, अभी ये बारिश आ जाएगी कोई, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दावत दूंगा, आप देखना मंडी का क्या हाल है। तो हालांकि हमारा मंडी में बजट पड़ा है, पूरे पंजाब में एक वाहिद गला मंडी है जिसका अपना ज़ाती पैसा पड़ा है, सरमाएदार मार्केट है। पंजाब की वाहिद गला मंडी मुल्तान कमेटी है जिसमें फंड भी पड़ा है और सरमाया पड़ा है। नहीं, जितनी पंजाब की मार्केटें हैं सारी डिफाल्टर हैं जिनको बजट गवर्नमेंट देती है, और हमारी मार्केट कमेटी में 15 करोड़ 18 करोड़ रुपए मौजूदा पड़ा है। उसके बाद हमारे फंड मसाइल को हल नहीं किया जा रहा, मिसाइल को उस पैसे को इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा, क्योंकि पैसा घटता जा रहा है और मटेरियल महंगा हो रहा है। अगर वही पैसा हमारे ऊपर इस्तेमाल किया जाए, हमारा पड़ा है, कोई अफसर अल्लाह का नेक बंदा आज टीवी के चैनल पे बैठे कोई सुने ये बात, तो एक तो ये हो ना भाई फंड मंजूर कराना है, पैसा नहीं है, इधर तो पैसा पड़ा है। पहले भी एक सीवरेज का मंसूबा शुरू हुआ था जी, तो उसको किस हद तक मुकम्मल किया गया? वो मंसूबा बहुत अच्छा हो गया है जी। मंडी का पानी डिवाइस कर दिया। पहले एक मंडी का जो प्लान था ना, वो एक सारा गला मंडी का पानी गला मंडी के चौक पे इकट्ठा होता था। ठीक है, वो चौक पे से इकट्ठा होकर फिर बैठ जाता था। अब मंडी का पानी 3 हिस्सों में तस्कीम करा है जो हमने प्लान बनाया था, तो अब इंशाल्लाह उसी साइड। इसमें एक और प्रॉब्लम ये भी है कि सीवरेज का जो मसला है, निकासी आप का जो मसला है, जी जी, उसमें पूरे शहर की जिम्मेदारी वासा के पास है
और मार्केट कमेटी का जो इलाका है वो मार्केट कमेटी खुद ओन करती है और वासा से हेल्प लेती है। जी जी। वासा ये कहता है कि मार्केट कमेटी हमारी डिफॉल्टर है, मार्केट कमेटी हमें बिल नहीं अदा करी तो हम हेल्प नहीं कर सकते। तो आप ताजिरों के, आप गल्ला मंडी के सदर भी हैं और आप लोग डायरेक्ट मुतासिर हैं, तो आपने कभी मार्केट कमेटी हुकाम से बात नहीं की कि यार ये वासा वालों के बिल अदा करो, ये मसला हमारा हल हो जाए? तो इस पे कोई बातचीत नहीं हुई? ये 2 साल पुराना इशू है। उस दौरान वासा ने आगे गला मंडी का पानी डक्का लगा दिया था, मेन होल को बंद कर दिया था, उन्होंने बिल अदा करे। तो जब हमें तो पता नहीं चला, हम ताजा लोगों को 2 दिन बाद पता चला जी पानी मंडी में खड़ा है, वासा ने रेत की ट्रालियां गिर के गला मंडी का पानी बंद कर दिया। तो हम मार्केट कमेटी के पास गए, इन्होंने किस्तें बना के कुछ पैसे भरे थे, फिर ये सीवरेज का मामला हल हो गया था। तो अब पानी का निकास, लेकिन अभी भी मसला है सीवरेज का, जब बारिश हो जाए तो प्रॉब्लम है। जी जी, हमें नवी सड़कें चाहिए। कोई आपके पास मार्केट कमेटी के पास कोई है गाड़ियां ऐसी हैं पानी को साफ करने वाली? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, ना मशीन है ना पानी है। पहले 3 के पास वो पुरानी हो चुकी हैं, टूट फूट चुकी हैं। तो जो मुलाजिम थे वो चेयरमैन साहब के पास थे, गला मंडी का बुरा हाल कर दिया था जी उसने। गला मंडी को सफाई के हवाले से बिल्कुल भी कोई वो नहीं था। ताजरों की जान से टैक्स कितना अदा किया जाता है मार्केट कमेटी को? ताजर जी मार्केट कमेटी को पूरा टैक्स देते हैं और आमदनी है तो मार्केट खुशहाल है। नहीं तो कई, अब इस हालिया में ही पिछले हफ्ते की बात है, कादरपुर रामे में एक कमेटी थी जिसको खत्म कर दिया, जो मुल्तान गला मंडी को देती है। भाई ये बोझ उठाएगी इसका, उन मुलाजमों का, उसका दफ्तर वगैरह शिफ्ट करके उसको सब बना दिया। यकीनन ये एक हमारे यहाँ हम खुशहाल हैं तो कमेटी हमारे यहाँ जी एक सबसे एक इस पे अजीब सी सूरत हाल उस वक्त बन जाती है कि हमारे यहाँ दफातर बन जाते हैं, उसमें सरकार के मुलाजमीन भी आ जाते हैं, उनको फिर अवाम और दीगर जो स्टेक होल्डर होते हैं उनके टैक्स से तनख्वाहें भी अदा होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि जब सारा कुछ इन्वेस्ट करने के बावजूद भी उस इदारे की या उस मार्केट की जब हालत नहीं बदलती तो फिर सवाल उठता है कि यार वो लोग कर क्या रहे हैं। मार्केट कमेटी के लोग अगर अपनी सैलरीज ले रहे हैं, वो उसमें काम कर रहे हैं, उनके पास फंड्स मौजूद हैं, तो उस मार्केट को बेहतर क्यों नहीं कर सकते? हम देखते हैं कि निजी सेक्टर में चंद दिनों में वो मार्केट्स कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं और वहाँ पर जब इंटर होते हैं तो उसकी सूरत हाल क्या होती है। और जो सरकार के कंट्रोल में मार्केट्स होती हैं वहाँ पे आएँ तो जिस तरह राजा मुदस्सिर ने भी बात की कि वहाँ पर सीवरेज का पानी, सड़कें टूट फूट का शिकार, सफाई का नाकिस इंतजाम, तो कौन है जिम्मेदार? इस पर भी सवाल उठना भी चाहिए और यकीन इंतजामिया को भी काम करना चाहिए। फरार रमज़ान, हमने क्राइम के हवाले से बात की, सड़कों की बात कर रहे हैं। मुल्तान शहर के अहम रोड्स जो हैं वो अक्सर टूट फूट का शिकार हैं, तो वहाँ पर हज़ारों की तादाद में दुकानें भी हैं, तो ताजे किस तरह से मुतासर हैं वहाँ पर? अगर ये तामीराती काम की बात की, जो मुल्तान में इस वक्त तामीराती काम है वो ताख़ीर का शिकार है। आप मेन रोड की बात कर लें जो कि इस वक्त नवाबपुर रोड है और अलजिलान रोड है, घंटाघर में वाटर वर्क्स रोड है और हजूरी बाग रोड है। ये जनाब जो नवाबपुर रोड है वो तो 2 साल से टूट फूट का शिकार है। वहाँ के जो ताजिर हैं उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, वो बेचारे अपने कारोबार जो है वो तब्दील करने पर मजबूर हो गए हैं। वहाँ पर अगर रिक्शा ड्राइवर का भी मौक़िफ़ लिया जाए ना, रिक्शा ड्राइवर कहते हैं कि हमारा सवारी अगर हमें कहे तो हमने नवाबपुर रोड पर जाना तो हम वो सवारी रिसीव ही नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर इतने खड्डे हैं और ना गहरे गहरे जो हैं जानलेवा साबित। अंदाज़ा लगा लेंगे, फराज ये कह रहा है कि रिक्शा ड्राइवर भी वहाँ जाने को तैयार नहीं, तो कस्टमर कैसे जाएगा? जब लाजमी बात है जिस सड़क पे इस तरह के प्रॉब्लम होंगे तो वहाँ पर कस्टमर भी जाना पसंद नहीं करेगा। जब कस्टमर नहीं जाएगा तो कारोबार भी यकीनन नहीं होगा। कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह चुके हैं। अगर हजूरी बाग रोड की बात करें तो वो भी उसे सीवरेज मंसूबे के तहत तोड़ा गया था, लेकिन आज भी सीवरेज का काम तो हो गया है लेकिन वो टूट फूट का शिकार है, उसे कारपेट रोड नहीं बनाया गया। हजूरी बाग रोड की तो क्या सूरत हाल है कि 1 साल पहले यहाँ के MNA साहब थे मलिक आमिर डोगर, उन्होंने उसका इफ्तिताह किया और नई तख्ती लगाई और कहा कि जी हमने नया रोड बना दिया। 6 महीने बाद पता चला कि वो सीवरेज लाइन टूटी हुई है, ख़राब है, तो फिर हम दोबारा उसको नया बनाएंगे। तो हमारे यहाँ ये रवायत चलती रहती है। इसी तरह वाटर वर्क्स रोड जो है वो भी टूट फूट का शिकार है। वहाँ उसका ये नुकसान ये हुआ है, वहाँ पर ना रेडी और रेडी बानों वाले खड़े हो गए हैं, इंक्रोचमेंट हो गई है, वहाँ पर रश इतना लग जाता है। हालांकि घंटाघर चौक जो है वो बहुत बड़ा चौक है लेकिन वहाँ पर भी ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है, लेकिन वहाँ के जो ताजे हैं वो आए रोज़ एहतजाज करते हैं। तजावज़ात के हवाले से हम देखते हैं कि इंतजामिया कार्रवाई भी करती है। अब तजावज़ात के हवाले से वो रेडी बान कहते हैं कि हमें जगह नहीं है, जी इनका क्या प्रॉब्लम है?
तजावज़ात के मामले में जो इंतज़ामिया की कार्रवाई है ये सिर्फ कागज़ों तक महफूज होकर रह चुकी है। इंतज़ामिया आती है, अगर उन्हें पीछे से कुछ सख्ती होती है तो फिर वो आते हैं, एक अदद राउंड लगा के, एक अदद चक्कर लगा के चले जाते हैं। इससे ये होता है कि ताजरों को जो है वो रेडी बानो जो खड़े हैं उनको जुर्माना लगा दिया जाता है 1000 का, किसी को 2000 का, लेकिन उनको पता है फिर हमने फिर जुर्माना ये हम अदा करके हम फिर यहीं खड़े हो जाएंगे। उनके पास कुछ स्पेसिफिक जगह नहीं है, स्पेसिफिक जगह नहीं है उनके पास। जी यकीनन है कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद हैं, इंतजामिया भी मौजूद है, पूरी इंतजामी मशीनरी भी मौजूद है, 22 स्केल के और ग्रेड के अफसरान भी मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हम तजावज़ात का प्रॉपर हल नहीं निकाल सके। पूरे मुल्क में ये सबसे अहम मसला है, हमारी सड़कें महदूद होती जा रही हैं। अब जो तजावज़ात वाले लोग हैं वो भी परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि हम कहाँ जाएं, हमने कारोबार करना है, हमने रोज़ी कमानी है, अपने बच्चों का पेट पालना है, तो हमारे पास जगह नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा काम होता है, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स और अच्छे दिमाग के लोग मौजूद हैं, लेकिन वो ज़रा सा अगर इस बारे में भी तवज्जो दे दें और कोई ऐसा सिस्टम बना लें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो हमारे रेहड़ीबान हैं और ठेले वाले हैं उनके लिए कोई मुतबादिल जगह दे दी जाए। सरकार की बहुत सारी ज़मीनें मौजूद हैं, तो ये मसला हल हो सकता है अगर इंतजामिया की तवज्जो हो तो। हम इस पर भी बात करेंगे। हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद जो शहर के मसाइल हैं, ताजरों के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। और वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे थे गला मंडी के हवाले से हमने बात की और उसके अलावा हमने शहर की शाहराहों के हवाले से भी बात की। सुबह सुबह ये बातें यकीनन लाइट और मूड के लिए तो नहीं है, ये प्रॉब्लम्स हैं और जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, इन पे भी गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक के मसाइल हैं उनका अगर हम जिक्र अपनी महफिल में जब हम बैठते हैं, हम अपनी गुफ्तगू करते हैं, जब हम उसको ऑन नहीं करेंगे तो फिर कौन ऑन करेगा। तो मेरा ख्याल है और इस पे भी गुफ्तगू होनी चाहिए और उसके साथ साथ अपना जो मिजाज है उसको भी बेहतर रखें, क्योंकि सुबह के औकात में हमें ये चाहिए कि हम जो अपना मूड है उसको बेहतर रखें, क्योंकि अगर सुबह के औकात में हम बेहतर रहेंगे तो हमारा जो दिन है वो भी अच्छा गुजरेगा। और कोशिश ये करें कि हंसते मुस्कुराते भी रहा करें, ताकि हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट रहेगी तो उसकी एक पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती रहेगी। ये तो खैर सब जिस तरह मसाइल की हम बात करते हैं, अब ज़रा हम थोड़ा आते हैं ताजरों के हवाले से। लोगों के भी बहुत गिले हैं आप लोगों से, वो ये कहते हैं कि ताजरों के पास माल मौजूद होता है, वहाँ से पता चलता है कि जी फलां चीज़ महंगी हो गई है, तो चाहे उनके पास जितना भी माल स्टॉक में मौजूद हो वो उसी दाम बढ़ा देते हैं और किसी किस्म की रियायत नहीं होती। तो जी जो लोगों के गिले शिकवे हैं किस हद तक दुरुस्त हैं, अगर ये दुरुस्त हैं तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है जी, जैसे मिसाल है अभी बजट से पहले है ना, तमाम चीज़ों के, दालों के, चावलों के रेट नीचे आए। सही है जी। अब हर आदमी जो भी है, कोई मीडिया से है, चाहे सरकारी मुलाजिम है, चाहे कोई प्राइवेट है, चाहे लोकल मुलाजिम है, तो वो उनका सबका बजट है। ठीक है, हर आदमी अपने महीने का राशन खरीदता है। तो जैसे वो राशन खरीद के जाता है, पहली तारीखों में सेल होती है हमारे दुकानदारों की, क्या इतवार वाले दिन होती है, छुट्टी वाले दिन लोग, तो उनकी पोस्ट से दूर हो जाता है, वो खरीद नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक अपने घर का पूरे महीने का बजट खरीद लिया। अब रेट गिरे हैं 20 तारीख को, ठीक है, अब वो 20 को रेट गिरे हैं दोबारा, अब वो 20 को कहाँ खरीदेगा? उसका बजट ही नहीं होगा कि वो अपने घर का राशन खरीदना है, वो ले सके। जी जी। अब वो कुछ ताजरों ने जिन्होंने माल खरीदा है, कई लोग रोक लेते हैं, कई खरीद लेते हैं, तो उसका आवाम पे फायदा मुश्किल से पहुंचता है, बहुत कम। दुकानदार वो माल खरीद के ले जाते हैं, लेकिन अब बजट गया है तो अब रेट चढ़ गए हैं दोबारा। आप ये कह रहे हैं कि अगर बजट में जो भी रेट हैं, अगर वो महीने के स्टार्ट में अगर उसमें कमी हो तब फायदा हो सकता है जी। अगर मिड में या आखिर में कमी हो तो फिर उसका फायदा होते नहीं, क्योंकि पब्लिक के पास पैसे नहीं होते, सैलरी पर्सन के पास, बिल्कुल, कि वो जाके महीने का राशन ले सके। जी 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 बिल्कुल। तो इसका जैसे अब बजट खत्म हो है तो दालों के रेट बढ़ चुके हैं जी, चावलों के रेट बढ़ चुके हैं, 6-15 रुपए किलो की रेट बढ़ चुके हैं। अब बताएं, अब बजट से पहले रेट गिरे, अब दोबारा चढ़ रहे हैं, अब पहली के बाद पता चलेगा क्या बनता है। अभी जैसे ही ईद के दिन अब खैर करीब ही हैं जी, तो ईद के दिनों में तो मसाला जात हो गया, उसके अलावा बाकी चीजें उनके रेट में भी काफी इजाफा हो जाता है। जी जी, मसाले के रेट जी, मिर्च के रेट नीचे आ चुके हैं, 10,000 रुपये मन मिर्च हो चुकी है। ठीक है, अभी पिछले हफ्ते 16,000 रुपये थी, उससे पहले 24,000 रुपये थी। इसमें कमी आएगी या आने वाले दिनों में इजाफा होगा? 10,000 पे तो आ गया, 10,000 से 10,000 पे आ गया, बहुत कमी हुई, बहुत कमी जी, इंटरनेशनल बहुत ज्यादा।
तो ये हमारी कमी बरकरार भी रहेगी? ये जी, मैं तो लोग स्टाकिए पड़ जाएंगे इसके ऊपर। जब स्टॉक आ जाएगा तो उसके बाद तो इसका रेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा रेट। तो स्टॉक माफिया जो है हमारे यहाँ, तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई इदारा मौजूद नहीं है, या इदारे मौजूद हैं तो वो काम नहीं करना चाहते? इदारे भी होते हैं जी, ले लेते हैं दुकानों पे माल खरीद के रख लेते हैं। कुछ लोग कारोबार नहीं, पैसा होता है वो अपना माल खरीदते हैं। सही अभी है। गंदम के हवाले से कहा जा रहा था कि उसकी कीमतें डाउन हो गई। गंदम में डाउन नहीं हुई, आज 300 रुपए की तेजी आ चुकी है। आज 300 मजीद बढ़ जी, गए हैं। जी। तो ये फिर से आप कहते हैं कि इसकी वजह स्टॉक माफिया है जो कि गंदम स्टोर करता जा रहा है और मार्केट से गंदम गायब हो रही है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। जी। तो इसका हल कहीं मौजूद है? हल इसका जी ब्यूरोक्रेट को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए, और हमारी कम से कम हुकूमत को चाहिए जो चीज़ सर उठा रही है उस पर कंट्रोल करें। लेकिन वो ये भी कहती है सरकार कि जब हम कार्रवाई करते हैं तो फिर ताजी हजरात मार्केटों में हड़ताल कर देते हैं और उसके बाद हड़तालों का सिलसिला एहतजाज शुरू हो जाते हैं। अभी गवर्नमेंट ने पिछले साल भी कणक पकड़ी है, किसी ताजर ने कोई मुजाहिरा नहीं करा। चीनी पकड़ी है, चीनी समंगलर हो रही है, अफगानिस्तान जा रही है। चीनी 12,000 रुपये पे पहुंच चुकी है, 200 कम 12,000 रुपये। 12,000 रुपये जी, 100 किलो की बोरी। ये देखो ना, दोबारा चीनी सर उठा रही है अपना। ये आप 12,000 का आप होलसेल का बता रहे हैं? जी जी। और जो अब रिटेलर को मिलेगी तो वो लाजमी बात है वो इससे ज्यादा की बेचेगा। 130 रुपये किलो बिकेगी वो। जो हम सुनते थे कभी कि 85 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, वो अब बात है ही नहीं। मार्केट के हिसाब से मुकाबले नहीं है 110 का। बिल्कुल 200 कम, 200 रुपये किराया लगा लें, अब शापर भी है उसका, सब कुछ है, वो 130 रुपये बेचेगा चीनी, क्योंकि वजन भी घुटता है। अब ये चीनी ने सिर उठा रखा है, समंगलर हो रही है। गवर्नमेंट को चाहिए इस पर तवज्जो दे। कहाँ जा रही है चीनी? चीनी वाफर है, हमारे मुल्क की है। और कणक को अब ये 300 रुपये की तेजी नाजायज़ आई है, क्योंकि हमारी पहले कणक अफगानिस्तान जाती थी आटा, वो मार्केट हमारे से छीनी गई, ख़त्म हो गई वो मार्केट। तो मुझे उम्मीद है अल्लाह से, अल्लाह ताला हमारे पे करम करेगा, आटा इस साल नहीं चढ़ेगा कणक। तो आप जी कह रहे हैं कि आटे की कीमतें कंट्रोल में रहेंगी? जी। जो हमने गुज़िश्ता साल देखा वो दूसरे मुल्क आ गया अफगानिस्तान में, अब पाकिस्तान से नहीं जाएगा। लेकिन एक स्मगलिंग सबसे एक अहम इशू है कि जब एक इलीगल तरीके से हम अपने मार्केट से जो चीज़ है वो गैब करके हम साया मुल्क में पहुंचा देंगे तो फिर यहाँ के लोग मुतासर होंगे ना। इसमें तो इंसानियत भी है और आपकी अखलाकियात भी आ जाते हैं। उसके अलावा कानून की वायलेशन भी है कि जहाँ पे कहत हो और वहाँ पे आप यहाँ का जो गंदम हो वो उठा के आप बाहर के मुल्क में भेज दें, वो भी इलीगल तरीके से बगैर हुकूमत की इजाज़त के। तो फिर यकीनन ये एक काफ़ी ज़्यादा तमाम तरह लोगों के लिए एक मसाइल क्रिएट करता है। और हमने गुज़िश्ता साल लोगों को आटे के लिए जितना परेशान देखा तो वो तो आप सब भी जानते होंगे। हम सब में से किसी ने फेस ज़रूर किया है वो। फराह रमज़ान जिस तरह बात हुई है, गंदम के हवाले से बात हुई, चावल के रेट के हवाले से, चीनी के हवाले से, तो मार्केट में जो रेट्स को कंट्रोल करने के लिए भी इदारे मौजूद हैं। मार्केट कमेटी की लिस्ट जारी करती है, तो उस लिस्ट पे अमल भी होता है या वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुकाबले में बराबर भी होती है या खाली बस पर्ची जारी कर दी जाती है? वो जो लिस्ट होती है ना, वो उस पर जो आड़ती हजरात है ना, वो अमल बहुत कम करते हैं। उसके बाद ना जी ये यहाँ से जो व्यापारी हजरात आते हैं वो लेके जाते हैं। वो जो जब मार्केटों और बाज़ारों में जाते हैं उनके अपनी मनमानी के रेट होते हैं। जिसके पास अगर देखते हैं ना किसी की कोई चीज़ अगर शॉर्ट हो जाती है तो उसका रेट अगर किसी के पास हो तो वो अपनी मर्जी का रेट देते हैं। अब जैसे राजा साहब ने बात की चीनी की, चीनी का जो इस्तेमाल है ना वो आजकल के दिनों में ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि गर्मियाँ हैं, मशरूबात का इस्तेमाल हो रहा है। इसी वजह से चीनी की जो है वो डिमांड में इजाफा हो गया है। और पीछे से जब उन्होंने देखा है कि भाई इसकी डिमांड ज़्यादा है, इसका रेट भी बढ़ा दिया गया है। उसकी सप्लाई कम कर दो, उसके बाद रेट खुद ब खुद इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन मार्केट में आमद भी है, ठीक है, और इस वजह से भी लेकिन ना मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ गया है गर्मी की वजह से। इस वजह से चीनी का रेट जो है वो इजाफी हो गया है। और जो रेट हैं वो सिर्फ मार्केट कमेटी सिर्फ उस पर तवज्जो ही नहीं दे रही। कभी कोई विजिट ही नहीं होता, मार्केट कमेटी भी सुकून में है। राजा साहब, जिस तरह मार्केट कमेटी के रेट्स के हवाले से बात हो रही है, वो तो एक लिस्ट जारी कर देते हैं। अब आप ज़रा बताएं कि जो आप लोग रेट का तयन करते हैं वो किस बुनियाद पे करते हैं और रेट एक दिन में कितनी बार तब्दील होता है आजकल के हालात में? आजकल के हालात में कोई रेट का असूल नहीं है। पूरे ये ऐसा दौर आ चुका है, पहले लोग है ना रेटों पे कोई समझौता नहीं था। पहले लोग एतमाद में थे। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए जैसे भी कोई चीज़ है, घी है, चीनी है, खाद है, दालें हैं, कम से कम अपने गोदाम तो भर के रखें। जो गोदाम गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जहाँ मुलाजिम रख रखे हैं, जो तनख्वाहें लेती हैं, जैसे अब चीनी ने सिर उठाया है
तो गवर्नमेंट को चाहिए अपने गोदामों से चीनी काट के थे खरीदे गवर्नमेंट। ये असूल है। जब हम एक आम आदमी, ये पाकिस्तान भी एक घर है, तो हम अपने घर का पूरे महीने का राशन रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम कोई चीज नहीं खरीदेंगे, हम पहले घर का राशन पूरा करेंगे तो जब अगली कोई और चीज सोचेंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए, हमारा दिल दुखता है जैसे ये पिछले साल आटे का जो बुरहान आया है, लोग परेशान हुए हैं क्योंकि इंसान आटे के बगैर, हम पाकिस्तान के लोग रोटी खाते हैं, आटा खाते हैं। अब आटा हमारी रेंज से दूर चला गया। चलो चीनी है, चीनी तो किलो बंदा ले जाएगा घर अपने, तो 2 दिन खा लेगा, 3 दिन इस्तेमाल ना भी करे तो कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन रोटी के बगैर हम नहीं रह सकते। एक वाइज चीज हमारी रोटी थी जो वो भी छीन ली और इतने लोग परेशान हुए हैं। गरीब आदमी खाते ही रोटी है, वो प्याज से भी खा लेगा रोटी, चाय से भी रोटी खा लेगा, दूध से भी खा लेगा, दही से भी खा लेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए जो हमारे गोदाम बना रखे इतने बड़े बड़े, इनको वाफर भरे, खरीदारी रखे, तो ये महंगाई नहीं आएगी, ना घी के ऊपर आएगी, ना चीनी के, ना दालों के ऊपर। तो गरीब आदमी आपने घी के हवाले से बात की, तो अभी घी की कीमतों में कमी का ऐलान हुकूमत ने किया था जी। तो मार्केट में किस हद तक कमी हुई है? जी, मार्केट में घी लो क्वालिटी के कराची ब्रांड 380, 390, 370 भी हैं अच्छे लेकिन क्वालिटी। वो जो लो क्वालिटी के ब्रांड है उस पर तो मेरे ख्याल में पाबंदी है फूड डिपार्टमेंट की जाने वो नहीं सही है, वो बस ब्रांड है, सही है, वो कराची के घी हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा वही बिकते हैं। ब्रांडिंग घी तो करे 15%, 25% लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर घी कराची के चलते हैं। जी यकीनन हमारे यहाँ क्वालिटी के हवाले से कंप्रोमाइज़ इसलिए हो जाता है क्योंकि कीमतें ज़्यादा हो जाएं तो फिर लोगों की पहुँच से दूर हो जाती हैं। वो बेसिक नीड हो तो फिर मजबूरी में लोग जाते हैं। लेकिन इसका हल यही है कि जो अगर घी क्वालिटी के हवाले से मौजूद है उनकी कीमत भी कम होनी चाहिए ताकि जो वो आम आदमी की पहुँच में हो और वो अपने घर में इस्तेमाल कर सके सालन के तौर पर और बाकी ज़रूरियात में। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने अपने प्रोग्राम में बात की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, स्पेशली हमने गल्ला मंडी के हवाले से और गल्ला मंडी के रेलिवेंट जो खाने पीने की अशिया हैं, जिस तरह हमारे यहाँ मसाला जात हैं, आटा है, चीनी है, घी है, गंदम है, उस हवाले से हमने बात की। उनकी कीमतों के हवाले से हमने डिस्कस किया। ये वो चीज़ें हैं जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं हमारे घर में, हमारे मार्केट्स में, जो होटल्स हैं, वहाँ भी हर इंसान की ज़रूरत में ये चीज़ें हैं। तो इनकी कीमतें जब ज़्यादा होंगी तो लाजमी बात है फूड सिक्योरिटी के भी मसाइल पैदा होंगे। हम जिस तरह जब एक इंसान की खुराक पूरी नहीं होगी तो उसमें जो उसकी डेवलपमेंट होनी है, उसकी ग्रोथ होनी है इंसानी माइंड की, तो वो किस तरह से हो सकेगी। हमारे बच्चे हैं वो उनकी खुराक पूरी नहीं हो पा रही, हमारे जो ख़वातीन हैं उनकी जो खुराक है वो पूरी नहीं हो पाती, तो वो किस तरह से फिर हमारे यहाँ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सेहतमंद इसलिए नहीं हो पाते कि माएँ जब खुद बेहतर खुराक का इस्तेमाल नहीं कर पाती तो फिर वो बच्चे किस तरह से सेहतमंद होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ है। उसका हल क्या है कि मार्केट में जो चीज़ें मौजूद हैं वो आसान रेट पर, कम रेट पर अगर दस्तियाब आवाम को होंगी तो लाजमी बात है उसका एक असर भी आएगा। तो ये तो प्रॉब्लम है। हम दोबारा आएंगे ज़रा राजा मुदस्सिर साहब के पास। राजा साहब, जो इस वक्त एक हमें पेट्रोल के हवाले से हम देखते हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमत हर 15 दिन के बाद तब्दील होती है और हर 15 दिन के बाद हम देखते हैं एक नया बजट बन जाता है, आम आदमी का भी, ताजिर का भी और माशरे के तमाम रहने वालों का। अगर कीमत में इजाफा हो जाए तो फिर हर चीज़ की कीमत में इजाफा, वो कमी हो जाए तो वो उसी जगह मोस्टली रुक जाती है। तो ये जो हर 15 दिन के बाद तब्दीली है, ये कितना असर डाल रही है कारोबार पे? इससे जी काफ़ी फर्क पड़ता है, लेकिन लोग अवाम इस चीज़ में कोई ताउन नहीं करते अवाम के साथ। और कुछ हो जाता ही है, जैसे मेरा पेट्रोल का रेट, मैंने माल मंगवा लिया, आज रेट घटा है 3 दिन बाद, मैं तो अपने माल का रेट नहीं कम करूँ। ठीक है, कम से कम महीने का हो, 1 महीने। अब जब माल आप मंगवाते हैं, स्पेशली कराची से मंगवा रहे हैं, कोयटा से आ रहा है, जी। तो उसका जो रूट का अब वो कितना आपका खर्चा बढ़ गया है? वो जी कम से कम 10 रुपए किलो का किराया हो चुका है। 10 रुपए किलो? जी। तो एक गाड़ी पे कितना लोड होता है? ये लोड गाड़ियों के, कोई ट्राला मंगवाता है 70 टन का, कोई 35 टन का, कोई 10 व्हीलर मंगवाता है। ज़्यादातर ट्राले और 10 व्हीलर आते हैं, उनसे फिर भी किरायों में फ़र्क पड़ जाता है। तो उस हिसाब से तो फिर किराया तो काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा इस टाइम। जी, अब किराए में कमी आई है।
अब इस बार जो 12 रुपए कम हुआ तो जी। उसकी वजह से 12 रुपए 8 रुपए दोबारा कम हुआ, जी। तो कुछ हद तक कमी आई है। जी। अभी इन्होंने कहा है कि हम कोई रशिया से भी हमारा फ्यूल आ गया है तो कीमतें मजीद कम होंगी। 100 रुपए की वजह से ना लोग पूरी उम्मीद थे, आवाम के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी हुई थी, हर आदमी खुश था, चल भाई ये 100 रुपए कमी का तेल की इन्होंने आवाज़ दी है और बाहर मुल्क से तेल आ रहा है, अल्लाह करेगा हमारे मुल्क के हालात खुशहाल हो जाएंगे। हम सब खुश थे क्योंकि हमारी अपनी जेबों के बजट में फ़र्क पड़ता 100 रुपए का। तो ये तो खैर सूरत हाल है। एक और जो सूरत हाल है हम देखते हैं कि जो स्पेशली गल्ला मंडी के हवाले से, जिस तरह हमने बात की कि आटे के हवाले से चीनी और जो खाने पीने के शाह हैं, तो अब हुकूमत इसमें किस तरह से जो गल्ला मंडी है आप लोगों की और जो प्रॉब्लम्स भी हैं किस हद तक सपोर्ट कर सकती है आप लोगों को, किन किन इश्यूज़ में आपको हेल्प चाहिए हुकूमत की और किस किस तरह से आपको बजट रिक्वायर्ड है, जैसे हम सड़कों के हवाले से मुतालबात हुकूमत कैसे सपोर्ट कर सकती है आप लोगों को? हुकूमत को चाहिए जी गल्ला मंडी में एक तो सबसे पहले ना जो बीमारी की जड़ है सीवरेज, इसको ख़त्म करा जाए और मंसूबा भी अच्छी सीवरेज घेरी जाए, अच्छा मंसूबा, ताजरों को भी बीच में रखे और जो सियासतदान आते हैं उनके साथ ताजरों को बीच में बिठाए तो उसके बजट की सीवरेज का हमें भी पता चले कि ये सीवरेज का ठेका कितने का गया और कौन सी क्वालिटी का मटेरियल ठेके में है, तो इससे हम भी निगरानी करेंगे और ब्यूरोक्रेट तो करेगी, तो ताजर भी देखेगा, जिसकी दुकान के आगे से गुजरेगा वो बोलेगा ये सीवरेज सही करे मटेरियल। तो आप ये कहते हैं कि जो सीवरेज का मंसूबा है वो सबसे मेन मसला है, उसे जल्दी मुकम्मल किया जाए और शुरू किया जाए। यकीनन ये मसाइल हैं, उस पर हुकूमत से हमेशा ताजरों का एक मुतालबा रहता है और गिला इसलिए रहता है कि हर चीज़ पर टैक्स भी मौजूद हो, फीसें भी पे की जाएँ, उसके बदले में अगर सहूलियात ना मिलें तो फिर किस तरह से होगा। और ये सहूलियात सिर्फ ये जो मुतालबा है ये सिर्फ ताजरों का नहीं है बल्कि इससे रेलेवेंट तमाम लोगों का भी है, क्योंकि उसी मंडी से वो तमाम माल सप्लाई होगा, तमाम शहरों में ज़्यादा होता है। अगर जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है, अगर यहाँ पर सीवरेज का मसला होगा तो फिर यहीं से सारा माल जा रहा होता है पूरी जनूबी पंजाब में, तो फिर उसकी क्वालिटी क्या रह जाएगी। फिर उसमें हम जो डिस्कस करते हैं कि यार ये माल सही नहीं मिल रहा, जो लोग लेके जाते हैं बोरी खोलते हैं अंदर माल को छोड़, तो ये भी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। फराह रमज़ान, जिस तरह हमने बात की माली बजट के हवाले से भी डिस्कस किया, उसके साथ साथ अभी फ्रूट्स के हवाले से हम देखते हैं उसकी कीमतों में कितना इफेक्ट है, क्योंकि अभी झालाबारी ज़्यादा हुई है, तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं, बारिशें हुई हैं और अचानक बारिश होती है, उसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा शहरों की भी सूरत हाल परेशान कुन हो जाती है। तो जो फ्रूट्स हैं वो कितने महंगे हुए हैं? फ्रूट्स महंगे तो नहीं हुए, इनफैक्ट उनकी कीमतों में कमी हुई है। अच्छा, फ्रूट्स की कीमत में कमी हुई है? हालिया बारिश और यालाबारी के बायस जो है ना, ताजिर कहते हैं हम जिंदगी में पहली दफ़ा देख रहे हैं कि सिर्फ बर्फ़ गिर रही है, यालाबारी हो रही है, बारिश नहीं हो रही। इस दफ़ा इतनी बारिश हुई है और इतनी हवाएं चल रही हैं और इतनी यालाबारी हुई है कि मंडी में जो माल की आमद है ना वो ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से मंडी में गाहक बिल्कुल भी नहीं था। इस आलू बुखारे की बात कर लें, मौसमी फल है, बड़ा रसीला होता है, आलू बुखारा भी सस्ता हुआ है। आलू बुखारे का 5 किलो वाला जो गिफ्ट पैक था वो उसका रेट पहले था 1000 रुपये, 1100 रुपये, क्योंकि इसमें वेरिएंट्स है ना, कोई अच्छी क्वालिटी का माल है, कोई सवाद का है, कोई वाने का है, तो इसमें वेरिएंट्स हैं। जो 1000 रुपये का था वो अब ना 300 रुपये कमी के बाद 700 रुपये का हो गया। वैसे ये फराज ने एक अच्छी खबर सुनाई है सुबह सुबह, क्योंकि हमें तो ये काफ़ी ज़्यादा, हम जब भी मार्केट में जाते हैं तो अक्सर लोगों का गिला आता है कि यार फ्रूट जो है वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं। तो आप ये कह रहे हैं कमी मार्केट में होना शुरू हो गई है? आलू बुखारे का रेट कम हुआ है और दूसरी जानिब अगर बात करें आम की, तो आम का रेट ना थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वो इस वजह से क्योंकि 1.5 माह हो गया सिंध का आम आया हुआ है, सिंधड़ी आम इस वक्त मार्केट में मौजूद है। लेकिन जो फल है ना उनका जो रेट होता है जब सीज़न शुरू होता है तब ज़्यादा होता है, जब सीज़न एंड होता है तब ज़्यादा होता है। लेकिन मुल्तान का जो लोकल मुल्तान का जो आम है वो मार्केट में आ चुका है या बीच आज टाइम है? उम्मीद है कि मुल्तान और पंजाब का माल जो है वो मार्केट में आ चुका है, क्योंकि सिंध का माल जो है वो तकरीबन 15 जून तक जो पंजाब का आम है वो मार्केट में आ जाता है, क्योंकि आज 2 दिन ऊपर हो गए हैं, तो इस वजह से मार्केट में कि आप लोग मुल्तानी आम भी खा सकते हैं। जी जी जी। और मुल्तान का आम का जायका तो आपके सामने ही है। मुल्तान के रहने वाले अक्सर भी ये इसलिए डिस्कस ज़्यादा नहीं करते, वो कहते हैं कि मुल्तान में रहते हैं तो फिर बाकी शहरों के जो दोस्त होते हैं वो फरमाइश करते हैं कि आप बड़े मान से कहते हैं कि हम मुल्तान के रहने वाले हैं तो हमें मुल्तान के जो आम है वो भी खिलाएं।
तो इसलिए आप कह रहे हैं कि जो अभी जब गर्मी खुद जाके आती है, चेक जो करें। दूसरे शहरों के जो दोस्त होते हैं वो राब्ते इसलिए भी बढ़ा देते हैं क्योंकि गर्मियों में मुल्तान का आम पक जाता है, तैयार हो जाता है। उनको बड़ी उम्मीदें होती हैं मुल्तान के आम से। और सर्दियों में सोन हलवा जैसे होता है, गर्मियों में आम होता है। आम जैसे अनवर लटोर हो गया, उसका भी जायका बहुत अच्छा होता है। और जो दूसरा है उसको क्या दुशहरी भी होता है, चौंसा भी हो गया, वाइट चौंसा हो गया, काफी सारी वैरायटीज बहुत मौजूद अच्छे हैं। होते हैं। राजू साहब, लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे? और जो हमने जितने मसाइल को आज सुबह सुबह डिस्कस किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से क्या डिमांड और लोगों को क्या मैसेज देंगे? हुकूमत से तो अपील है जी, जैसे हुकूमत ने हम अपने घरों के बजट बनाते हैं तो हुकूमत को भी चाहिए साल का बजट बनाए। हुकूमत ने अभी तो माली साल का बजट दिया, आप नहीं समझते? ये बजट से कोई फायदा नहीं है। अरे अभी बजट गया है, कितने दिन हुए बजट गए को? एक हफ्ता तकरीबन हुआ है। तो चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं। कम से कम हुकूमत को चाहिए दालें, चावल, कुकिंग ऑयल, ये खाद वगैरह ये अपने गोदामों में स्टॉक रखे। इंशाल्लाह हुकूमत ये पॉलिसी इस्तेमाल करे। उन्हें हमारे से ज़्यादा पता है, सीनियर हैं, तो कम से कम वो गोदाम किस लिए बनाए थे? कणक को, गंदम को इस गोदामों में स्टॉक रखे। जो चीज़ मार्केट में सिर उठाए वो हुकूमत को चाहिए मार्केट में 100-200 गड्डी गिर दे। आप कहते हैं ये एक आसान हल है कि अगर हम कहेंगे या चीनी या शार्ट हो रही है तो हुकूमत के पास मौजूद होनी चाहिए, वो सप्लाई कर दे, वही मसला कम हो जाएगा। बिल्कुल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके लिए हुकूमत के पास बजट हो तो तब है ना। पहले हुकूमतें यही करती थी। पहले जो ये गोदाम बनाए, इतने पीपली गोदाम है कराची में बहुत बड़ा, तो बाहर से भी इंपोर्ट करती थी। तो वो घर का, जब हम अपने घर का महीने का राशन खरीदते हैं तो ये हुकूमत का भी घर है पाकिस्तान, ये घर है उसका, उसको चाहिए अपनी आवाम के लिए। वो हमारे माई बाप बने हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त निकाला। अफशार इंसान, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी और ये सारी बातें डिस्कस करने का मकसद भी यही था कि जो गल्ला मंडी की जो ताजिर हैं उनको जो प्रॉब्लम का सामना है उस पर भी बात कर सकें, और उसके साथ साथ जो शहरी भी हमारे यहाँ गिला करते हैं कि यार मंडी में जो माल आता है उसकी कीमतें ज़्यादा होती हैं, लोगों की पहुँच से दूर होता है, तो उसकी वजूहत को भी हमने डिस्कस किया। इसमें हुकूमत का रोल इसलिए ज़्यादा है कि हमारे यहाँ जब चीज़ों के रेट में इजाफा होता है तो उसका सबको पता है कि सिंपल सा फार्मूला है डिमांड एंड सप्लाई का। जब डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई को भी ज़्यादा होना चाहिए। मसला तब आता है जब सप्लाई में कट लगता है, फिर डिमांड में इजाफा हो जाता है और सप्लाई कम होती है, फिर रेट डबल हो जाते हैं। तो इस पर हुकूमतों को काम करना चाहिए। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे नए मेहमान मौजूद होंगे और हम उनसे नए मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे थे, हमने ब्रेक से जाने से पहले आपको बताया था कि जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे नए मेहमान मौजूद होंगे और हम उनसे नए मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। पहले तो हमने खूब जिक्र किया, महंगाई के हवाले से भी बात की और जो मार्केट्स के मसाइल थे उस पर बात की, और उसके साथ साथ इंसानी सेहत का होना सबसे अहम है और अपना ख्याल भी करना सबसे अहम है। और हमारे यहाँ एक पुराने रवायती तरीक़ों को इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम अक्सर आपने सुना होगा कि अगर जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो रहा हो, पेन हो रहा हो, तो टोटके इस्तेमाल किए जाते थे। तो वो उससे आजकल हम देखते हैं कि उसके ज़्यादा गलत असरात मुरतब होते हैं और जो चीज़ ठीक होने के बजाय वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बाज़ का हादसात में लोगों के बाजू टूट जाते हैं और वो मुख्तलिफ लोगों के पास जाकर उसकी पट्टियाँ कराकर, और देखते हैं हम अमूमन हमारे देहात में, हमारे दीगर इलाकों में, कि उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर के पास जाना भी पसंद नहीं करते। तो इसके हवाले से भी हम बात करेंगे और फिजियोथेरेपी के हवाले से हम बात करेंगे कि उसका हमारी लाइफ में कितना अहम रोल है, और अगर हमारे जिस्म में इस तरह के हवाले से कोई मसाइल हों तो फिजियोथेरेपिस्ट का क्या किरदार है वो इन मामलात को बेहतर करने के लिए। तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो हम आपको ज़रा अपने मेहमानों से तारुफ करा दें। तो हमारे साथ मौजूद हैं, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया, तो यकीनन हमारे साथ मौजूद होंगी फिजियोथेरेपी के हवाले से फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर जोया बलोच। हम उनसे बात करेंगे कि वो इन सारे मामलात के बारे में क्या कहती हैं। जोया बलोच, आपको खुशामदीद, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं दूसरे मेहमान, एडिटर रोही न्यूज़ डॉक्टर अमजद बुखारी। हम उनसे बात करेंगे मुल्तान के हवाले से, स्पेशली जनूबी पंजाब के हवाले से, और जो भी बजट भी आया है, जो हुकूमत ने दावे किए हैं, तो क्या इस पर इम्प्लीमेंट भी हो सकता है। माजी के बजट के हवाले से भी बात करेंगे कि जो वज़ीर ख़जाना की
स्पीच होती है वो एक रवायती स्पीच होती है या वाकई उस पर इम्प्लीमेंट भी होता है। डॉक्टर अमजद बुखारी साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आपको खुशामदीद। हम जरा आएंगे जोया बलोच के पास तो उनसे जानेंगे जो फिजियोथेरेपी के हवाले से। जोया, सबसे पहले फिजियोथेरेपी के हवाले से बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ लोग जो है वो पुराने तरीक़ाकार की तरफ जाते हैं। आजकल अगर बीमार हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं, वैसे हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना हमारे यहाँ उस तरह से रुझान नहीं है। आया भी है, हम ये नहीं कहते, लेकिन मुकम्मल तौर पर एक इंसान के माइंड में होता है कि मैंने जाना ही एक कंसल्टेंट के पास है। तो ये कितना लाजमी है फिजियोथेरेपी के पास, थेरेपिस्ट के पास जाना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो? देखिए ना बिलाल, फर्स्टली तो मैं आपका शुक्र अदा करना चाहूँगी कि आपने यहाँ पे मुझे बुलाया, आपने लोगों को अवेयरनेस देने का मुझे मौका दिया। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखें, अगर फिजियोथेरेपी के पेशेंट और बाकी पेशेंट में फ़र्क है, ठीक है, तो पेशेंट्स को नहीं पता होता कि हमने ये बीमारी लेके फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है या हमने किसी मेडिकल ऑफिसर के पास जाना है। लाजमी अगर आपको फिजियोथेरेपी के रिलेटेड कोई मसले हैं तो आपको उनके कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट को चेक करवाना चाहिए ताकि आप माजूरी से बचें। हमारे यहाँ लोग पेन किलर इस्तेमाल करते जी जी बिल्कुल ऐसा है, पेन किलर भी इस्तेमाल करते रहते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं आते। हालांकि हम फिजियोथेरेपी के थ्रू उनका पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। उनको देखें ना, आज जो जितने भी हम लोगों की बात करें वो पेन किलर्स लेके अपने लीवर पे अफेक्ट करवाए जा रहे हैं, अपने किडनीज पे अफेक्ट कराए जा रहे हैं, अपने स्टमक को डिस्टर्ब किए जा रहे हैं। इस तरह उनको अल्सर्स हो गए, किडनीज के मसले हो गए, स्टोन्स हो गए, काफी सारे मसले आ रहे हैं मेडिसिन की वजह से। हल नहीं है, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आएंगे तो पेन किलर्स नहीं होंगी, तब आपको पेन किलर्स, आपको इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू आपका इलाज किया जाएगा। इसमें एक और प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे यहाँ जो आम लोग हैं वो रोजाना या हर हफ्ते फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैंने किस तरह से ये थेरेपी करनी है। तो इसके लिए लोगों का शऊर होना कितना लाजमी है, क्योंकि अगर वो खुद से करते रहेंगे तो अगर उन्हें इस मामले में मुकम्मल अवेयरनेस नहीं होगी। जी जी बिलाल, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, पेशेंट्स को अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये चाहती हूँ कि जो पेशेंट्स घर पे बैठ के अपने टोटके इस्तेमाल करते हैं ना, उनसे बचें, क्योंकि जितने पेशेंट घर पे बैठ के करते हैं ना, वो अपने आप को ठीक करने के बजाय मजीद अपने आप को तकलीफ में डाल देते हैं और जो वो हमारे पास आते हैं तो मसला बढ़ा के आते हैं। फिर मैं उनसे जब पूछती हूँ कि आपको क्या हुआ था, वो अपनी हिस्ट्री में बताते हैं कि हमने ये किया था, वो इसमें हमने वो चीज़ें इस्तेमाल की, हालांकि वो ट्रीटमेंट प्लान में नहीं आती। अपने आप को मजीद मसाइल में मुब्तला करके वो मेरे पास आते हैं। हमारे पास अक्सर ये भी है कि डॉक्टर के पास जो भी पेशेंट जाता है वो ये सोचता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, वो मैं उसे चेकअप करने के बाद जो मेडिसिन देगा उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। जी बिल्कुल ऐसे वो 1 से 2 दिन का टाइम मैक्सिमम लेता है। दूसरे दिन अगर उसे अफाका ना आए तो वो कहता है मेडिसिन ठीक नहीं थी। तो आपके यहाँ थेरेपी में अगर हम बात करें तो किस तरह से पॉसिबल है या पॉसिबल होता है कि 1 से 2 दिन में आप ठीक हो जाते हैं? टाइम फ्रेम, अगर टाइम फ्रेम है तो पब्लिक को क्या मैसेज? नहीं, इस तरह नहीं है। देखिए, हमारे पास ना हर बीमारी, जैसे अगर हम नॉर्मल अगर फिजियो के जितने पेशेंट हैं उनके जितना बीमारी फिजियोथेरेपी में आती हैं, जितना भी बीमारी आती है, और अगर फालिज के पेशेंट की बात करें तो इस तरह जितना बीमारी, हर बीमारी का एक टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल पेशेंट की बात करें, कमर दर्द के पेशेंट हो गए, बैक के पेशेंट हो गए, नेक पेन के पेशेंट्स हो गए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हो गए, ये कम टाइम लेते हैं ठीक होने में। इस तरह फालिज के पेशेंट बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं ठीक होने में। फालिज के पेशेंट को कम से कम ना 1 महीना लाजमी चाहिए होता है ठीक होने में, ठीक है। उसमें हम मुख्तलिफ मशीन्स यूज़ करते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रोथेरेपी हो गई और साथ में उनको एक्सरसाइज करवाई ताकि उनके पट्टे मजबूत हों, उनके मसल्स मजबूत हों, और साथ में उनकी जो फालिज की वजह से जो उनकी वेन्स बंद हो जाती हैं उनको ठीक करने के लिए हम उनको कुछ मशीन्स वगैरह लगाते हैं। हम इस पे मजीद भी बात करेंगे, स्पेशली फालिज के हवाले से, और एक और जो बच्चों के पाँव का ज़्यादा इशू हम देखते हैं, स्पेशली साउथ पंजाब में ये ज़्यादा केसेस आ रहे होते हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। हम जरा आएंगे डॉक्टर अमजद बुखारी साहब के पास। बुखारी साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल, वफाकी वज़ीर ख़जाना ने एक बजट दिया। पहले अगर बजट के हवाले से बात करें तो उससे चंद दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मार्केट में कीमतों में इजाफा देखने में आया है। कोई उस तरह से एक बेहतर बजट हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते? आपका क्या इस हवाले से? देखिए, जब कोई भी वज़ीर ख़जाना असम्बली में तकरीर करता है और बजट की स्पीच करता है, आप तक वही पहुंचती है ना जी फिलवक्त, उसमें तो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, जो खुशखबरियाँ होती हैं वो सुना दी जाती हैं, मोटा मोटा बता दिया जाता है। तनख्वाह में इजाफा हो गया। हाँ, तनख्वाह में इजाफा हो गया, 30% जो है 17 ग्रेड से ऊपर, फिर 1 से 16 तक 35% इजाफा हो गया, और पेंशन में भी 17.5% इजाफा हो गया। अच्छा, ये लोग कहते हैं 17.5% पेंशन में कम इजाफा हुआ है। असल में ये जो इजाफा है 35% और 30%, ये बेसिक पे स्केल पर है, ठीक है, जबकि जो पेंशनर्स हैं उनकी मजबूरी पेंशन पर इजाफा है। तो ये अगर इसको आप मिला के देखें तो बराबर ही हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो अलाउंसेस शामिल हो जाते हैं।
तो अब ये जो है सूरत हाल है बजट की स्पीच की, तो उसमें तो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें सामने आती हैं, लेकिन अगर आप उसे गौर से देखें, बजट को आप गौर से देखें तो आप परेशान हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि आप इस वक्त हकीकत ये है कि हम जितनी टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं उससे हम अपने सूद जो कि हमने कर्जा लिया हुआ है उसकी सूद की अदायगी भी नहीं कर पा सकते। इतनी सूरत हाल ख़राब है, माशी सूरत हाल तो ये है। अब मजमूई तौर पर 14,460 अरब रुपए का बजट है और उसमें से 9200 अरब टैक्स कलेक्शन के लिए बजट जो है वो ये होता है कि हमने अखराजात कितने करने हैं। अच्छा, उसमें से जैसे अभी आपने कहा कि टैक्स कलेक्शन ये जो FBR के थ्रू हमने कलेक्शन करनी है वो 9200 अरब है। बाकी 9200 अरब जो है ये ह्यूज टैक्स कलेक्शन है। हमने अपना टारगेट जो है वो बड़ा मुकर्रर किया है, इसे हासिल करना है। अच्छा, बजट में ये तो नहीं बताया कि इसको हासिल कैसे करेंगे। अब हासिल करने के लिए जरूरी होगा कि आप टैक्सेस लगाएंगे या टैक्सेस में इजाफा करेंगे। तो ये जब फाइनेंस बिल आता है तो फाइनेंस बिल में डिटेल होती है कि जी अच्छा ये टैक्स बढ़ा दिया, ये कम टैक्स लगे, फलां बिल लगे। ठीक है, ये अभी हमने जो हमने देखा वो मोटी मोटी बातें थी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 9200 अरब है, अब इस 14,460 अरब में 7330 अरब आपने सूद की अदायगी करनी है, कर्ज की अदायगी करनी है। आप ये देखेंगे आधे से ज्यादा पैसे जो आपके बजट के आपने मुख्तस किए वो सिर्फ इस अदायगी में चले गए। अब बाकी सारे पैसे हैं जो आपने उससे मुल्क भी चलाना है, तनख्वाहें भी अदा करनी है, डिफेंस के मामला भी हैं, तरक्याती बजट भी है, तो एक बड़ा जो हमारा हिस्सा है बजट का वो सारा सूद की अदायगी में। इसमें हम देख रहे हैं कि अब बजट के बाद जो तरक्याती मंसूबे हैं उसके हवाले से भी कुछ तेजी नजर आई है और पंजाब में ADB स्कीमों के हवाले से भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो इसमें हम अभी तो पंजाब में निगरान सेटअप है, KPK में निगरान सेटअप है, महदूद इख्तियारात हैं, तो क्या लगता है कि जो पेंडिंग मंसूबे हैं उनके हवाले से भी हुकूमत अपना शेयर रखेगी और उनमें कोई तेजी नजर आएगी या हमें कट लगते नजर आएंगे? देखिए, इस दफ़ा जो तरक्याती मंसूबे हैं वफाक के बजट में वो तकरीबन 1150 अरब रुपए रखे गए हैं उसके लिए। PSDP के थ्रू 950 अरब रुपए हैं, तो ये 1150 अरब रुपए हमने तरक्याती मंसूबों के लिए रखे हैं। अच्छा, ये 18वीं तरमीम के बाद जब चीज़ें सूबों की तरफ मुंतकिल हो गई हैं तो ज़्यादातर जो काम है वो सूबों की बजट में होता है। तो सूबाई बजट जब आएगा तो उसमें सूरत हाल सामने होगी कि वहाँ पर क्या खर्च होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि तरक्याती बजट में खातिर खा इजाफा हुआ है और अगर ये इसी तरह खर्च होता है तो फिर तो मामलात बेहतर नजर आएंगे। हमें तरक्याती मंसूबों पर काम होता हुआ नजर आएगा, सड़कें बनती हुई, पुल बनते हुए नजर आएंगे। पंजाब का भी कोई अच्छा खासा शेयर देखते हैं या इस बार जो पहले जनूबी पंजाब का शिकवा रहता है कि जी लाहौर ज्यादा बजट खर्च हो जाता है? अच्छा, ये तय हुआ था कि जनूबी पंजाब की जो एलोकेशन होगी उसको फेंसिंग कर दी जाएगी ताकि वो यहीं खर्च हो। लेकिन एक मामला बड़ा और अहम है, वो ये है कि हम इस वक्त जो है दुनिया के उन ममालिक में शामिल हैं जिनको मौसमियाती तब्दीलियों के खर्चात का सामना है। आपने देखा कि पिछली दफ़ा भी बड़ा सैलाब आया, इतना बड़ा सैलाब था कि हम अभी तक लोगों को बहाल नहीं कर सके। तो जब ऐसे कोई डिज़ास्टर आता है तो सबसे जो आसान रास्ता होता है किसी भी हुकूमत के पास कि पैसे कहाँ से हासिल किए जाए, तो वो आप तरक्याती बजट पे कट लगा देते हैं। तो अभी तो आपको सामने आ गया ना 1150 अरब रुपए खर्च करने। बिल्कुल ऐसे अभी हम देख रहे हैं कि ये तूफान की सूरत हाल है, अगर ऐसी कोई सूरत हाल आगे सैलाब की सूरत हाल बन जाती है क्योंकि ग्लेशियर भी तेज़ी से पिघल रहे हैं और हमारे यहाँ दर्जा हरारत भी ज़्यादा हो रहा है, तो अगर सैलाबी सूरत हाल होती है तो फिर ये तरक्याती बजट पे भी कट लगता है। माजी में भी हमें देखा कि ये ऐसा। और साउथ पंजाब में तो वैसे भी फंड्स लेफ्ट भी हो जाते हैं। ये एक और मामला है जो बड़ा अफसोसनाक है। वो मामला ये है कि हमारे पास जो पैसे आते हैं या बाकी महकमों के पास जो पैसे जाते हैं वो उन सारे पैसों को खर्च भी नहीं कर पाते। ये उनकी इनकैपेबिलिटी का मामला है, उनकी एहलियत का मामला है कि उनके पास ये एहलियत नहीं है कि वो इन पैसों को सही अंदाज से खर्च कर सके। लेकिन ये मसाइल हैं और हमारे यहाँ साउथ पंजाब में माजी में कई ऐसे प्रोजेक्ट इसलिए मुकम्मल नहीं हो पाए कि या तो बजट में उनके लिए पूरा हिस्सा नहीं रखा जाता। अगर फर्ज किया वो 30 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए अगर बजट में 1 करोड़ रुपए रखा जाएगा तो फिर उसने मुकम्मल ही 3-4 साल या 5 साल में होना है। तो इसी तरह के मसाइल रहते हैं। जिस तरह हमने कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का मामला देखा कि उसे कितने साल तक उसे लटकाया गया। अभी रिसेंट CM पंजाब ने विजिट किया था तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी की कि इसको मुकम्मल किया जाए। अगर उसकी हिस्ट्री की बात करें तो 8 साल 10 साल से ये पेंडिंग मनसूबा है। सेम मिनिस्टर 2 के हवाले से चले जाएं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हवाले से चले जाएं, तो हमारे साउथ पंजाब में जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर तरजीहात हुकूमतों की और उसके साथ साथ इंतजामी अफसरान की हमें कम ही नजर आती है। और इस पर अगर फोकस रहा जाए तो हमें इस खित्ते में
ज़्यादा डेवलपमेंट भी नजर आएगी और उसके बाद यहाँ पर जो सरमायाकारी के हवाले से चीज़ें हैं वो भी बेहतर हो जाएंगी। हम सर आएंगे जोया बलोच के पास। जोया, जिस तरह हम देखते हैं कि हमने बात की फिजियोथेरेपी के हवाले से, अभी हम बच्चों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मसाइल देख रहे हैं और जब किसी फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है और उसके पाँव का इशू हो तो पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। वो कहती है कि अब खुदा ना खास्ता ये सारी उम्र माजूर रहेगा। तो अब इसका हल क्या है और ये फिजियोथेरेपी के जरिए क्या ये मामला हल हो सकता है? जी जी, बिल्कुल ये मामला हल हो सकता है। देखिए, हमारे पास जितने भी इस तरह के पेशेंट्स आते हैं जिनके पाँव का मसला हो, जिनके घुटने का मसला हो, जिनके बाजू काम ना करते हो, ये सारे मसाइल फिजियोथेरेपी के थ्रू हल हो जाते हैं, चाहे वो पैदाइशी हों या चाहे वो पोस्ट ऑपरेटिव हों। ठीक है, जब हमारे पास आते हैं पेशेंट इस तरह के बच्चे जो उनके पाँव का मसला होता है, टेढ़े होते हैं, कुछ चल नहीं सकते या कुछ नेक होल्ड नहीं कर सकते, किसी का कमर का मसला होता है, कुछ टांगों को अपने कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये उनके मूवमेंट्स उनके कंट्रोल में नहीं होती। समटाइम्स ये बच्चों में डिलेड माइलस्टोन की वजह से भी हो सकता है। बच्चों का लेट बैठना, ठीक है, नेक को होल्ड ना करना और उसके बाद चल ना सकना, पाँव की माजूरी, ये सारे इसी वजह से भी हो सकते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि माजूर बच्चों का इलाज फिजियोथेरेपी में है। जब वो हमारे पास आते हैं हम उनको कुछ मशीन्स लगाते हैं, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू कुछ इलाज किया जाता है और साथ में उनको कुछ एक्सरसाइजेस करवाई जाती है ताकि उनके जो पाँव टेढ़े हैं उनको सीधा किया जा सके। घर में बैठ कर वो किस तरह से जो वालिदैन हैं, माँ हैं, वो अपने बच्चों का ख्याल कर सकती हैं? अगर वो इस तरह की प्रॉब्लम का, ठीक है, वो आपके पास आ गया और आपने उनका कोशिश की, अब उन्होंने घर में रहना है, तो जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं तो वो किस तरह से उनका ख्याल करें या वो कोशिश करें कि वो अपने पाँव को सीधा रखें? तो कोई इस तरह के हवाले से भी होता है? देखिए, मैं तो बिलाल पहले आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो घर बैठ के माएँ इलाज करती हैं, मैं कहती हूँ उनको एक दफ़ा डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन लाजमी करनी चाहिए क्योंकि वो बच्चों को ठीक करते करते ना उनको मज़ीद अपनी बीमारी में मुब्तला करती जाती हैं। ठीक है, तो मैं उनके लिए ये कहूँगी कि आप एक दफ़ा डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर करो, उनसे जाके मिलो, उनसे पूछो। आप बेशक सिर्फ उनके पास एक दफ़ा जाओ, नेक्स्ट वो आपको घर के लिए बता देंगे, आप बच्चों का वैसा इलाज घर पर करती रहें क्योंकि जो चीज़ एक डॉक्टर को पता होती है वो नॉर्मल इंसान को पता नहीं होती कि हमने किस तरह करना है। ठीक है, क्योंकि वो सारे उसकी हमें पता होता है कि पेशेंट एनाटमी क्या है हमारी बॉडी में, ये सब कुछ हम जानते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। तो मैं कहती हूँ कि एक नॉर्मल इंसान को पता नहीं होता इस चीज़ के बारे में। तो मैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों के जो पाँव उनके अगर साइड पे हैं तो उनको सीधा रखें। ठीक है, थोड़ी सी मैं उनको ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर इस तरह के आपके साथ मसाइल हैं, आपने फर्स्ट विजिट डॉक्टर के पास नहीं किया तो उनके पाँव को सीधा रखें अगर वो टेढ़े हैं तो। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि एक दफ़ा डॉक्टर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी, स्पेशल एक शूज़ मिलते हैं जिनके बच्चे टेढ़े होते हैं ना, उनके लिए स्पेशल शूज़ होते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। जब आप जाएंगे ना किसी भी फार्मेसी पे या किसी भी इस तरह के वो इंस्ट्रूमेंट की शॉप्स पे वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं, तो बच्चों के हवाले से जिस तरह हम बात कर रहे हैं, आजकल बच्चे मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं और कई घंटे मोबाइल में हाथ मोबाइल में रखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, वो यूट्यूब देख रहे होते हैं, कार्टून देख रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। उसका कितना इफेक्ट आ रहा है आजकल? देखिए, बच्चे कार्टून जब देखते हैं या ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं तो उनको मस्कुलर स्पैज, यकीन माने इस टाइम मेरे पास कितने पेशेंट इसी वजह, सिर्फ बच्चे हैं, ठीक है, इतने पेशेंट सिर्फ इसी वजह से आ रहे हैं कि उनके नेक पेन इस वजह से, उनको और कुछ नहीं है, बस मस्कुलर स्पैज्म हो गया, गर्दन को नीचे झुका झुका के। मैं तो इनको पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। आप उनको करते करते आजकल वालिदैन कहते हैं कि बच्चे बहुत मोबाइल स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी। जी, मोबाइल से सीखते हैं, कार्टून। देखिए, लाजमी इंफॉर्मेटिव चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए, दिखानी चाहिए, लेकिन अपने मोबाइल का इतना यूज़ तो ना करवाएं ना उनको कि उनको दिन रात मोबाइल में लगाए रखें। जब इस तरह होगा तो ज़ाहिर सी बात है मसल स्टिफ होंगे। यकीनन इस हवाले से वालिदैन को ख्याल करना चाहिए, स्पेशली माओ को। वो अक्सर खवातीन बैठती हैं तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी और कार्टून बड़े शौक से देखता है, वो सारा दिन मोबाइल हाथ में रख के बैठो। ये फ़ख्र से ना बताया करें, इससे आपके जो बच्चे हैं वो मुतासिर हो जाते हैं, वो जब उनकी ग्रोथ रुकना शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चा जब खेलेगा, बाहर जाएगा, सेन में खेलेगा तो उसकी ग्रोथ बेहतर होगी। जब वो बेड पर लेटा रहेगा और सारा दिन मोबाइल यूज़ करता रहेगा तो उसके जो मसल्स हैं, उसके जो बाकी बॉडी के अज़ा हैं, उनकी ग्रोथ क्या होगी, उनकी डेवलपमेंट क्या होगी। फिर लाजमी बात है वो असाबी कमज़ोरी का भी शिकार होगा, मेंटली स्ट्रेस भी उसको होगा। और आजकल हम डिप्रेशन की वजूहत भी देखते हैं, तो उनमें एक वजह ये भी है कि हम सारा दिन जो मोबाइल यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम बात करना भी किसी से पसंद नहीं करते, तो ये तो प्रॉब्लम फिर आने हैं। तो इसलिए ज़रा ख्याल करें और मोबाइल का इस्तेमाल करें ज़रूर, क्योंकि लाजमी चीज़ है, क्योंकि हमने राब्ता भी करना होता है। तो लेकिन उसके साथ साथ बाकी भी हम कोशिश करें कि अपने जो मामलात हैं उनको मैनेज करें। डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने बात की माशी बजट के हवाले से बात की,
साउथ पंजाब के हवाले से दो मसाइल तो हमने जिक्र किए, फंड्स लैप्स हो जाना और डिजास्टर का इशू होना। तीसरा जो अभी इस वक्त हमारे इस साउथ पंजाब के हवाले से स्पेशली हम मुजफ्फरगढ़ की बात करते हैं, लिया की बात करते हैं, बखर की बात करते हैं, वहाँ डेवलपमेंट उस तरह से नजर नहीं आई। वहाँ पर फिर सरमायाकारी कैसे आएगी? अगर वहाँ पर जाने को रास्ता नहीं होगा तो कनेक्शन ही नहीं है किसी रोड का बेहतर, तो फिर वहाँ पे सरमायाकारी कहाँ से आएगी? तो इस पर हुकूमतों को कितनी तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, पहले तो मैं ज़रा कमेंट कर दूं कि मुल्तान में और जो पंजाब में जो नई हुकूमत आई है, ख़ासतौर पर वज़ीर आला पंजाब केयरटेकर, उन्होंने काफ़ी सारी कोशिश करके सेहत के बहुत सारे मनसूबों पर काम तेज़ करवाया है। जैसे हमने देखा कि निश्तर 2 की ओपीडी शुरू करवाई, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में जो एक्सटेंशन थी उसमें ओपीडी के लिए काम शुरू करवाया, हालांकि वो काफ़ी अच्छे से रुके हुए थे। आप ये देखें, निश्तर 2 का जो संगे बुनियाद था वो शहबाज शरीफ साहब ने था। देखिए, उन्होंने वो अरसा भी गुजार लिया, फिर एक और हुकूमत भी गुजर गई। हाँ जी, तो उसके बाद अब जो है अभी उसकी ओपीडी का आगाज़ हो रहा है और वो भी कोशिश करके बड़ी तेज़ी से हो रहा है। अभी पूरे हॉस्पिटल ने ओपन होना है और वर्किंग में आना है। तो ये मंसूबे तो काफ़ी है। मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है, निश्तर में सराय बनाई गई है और वहाँ भी एक्सटेंशन है, वो सारी चीज़ें, ये काम तो हुआ है, लेकिन अभी उसकी रफ्तार वो नहीं है। क्या माजी में जो हुकूमतें इलेक्ट हो जाती हैं उनकी तवज्जो नहीं रही? वोट तो आवाम से लिए जाते हैं, लेकिन वो मंसूबे हमने अभी भी ब्रेक से पहले हम नवाबपुर रोड का डिस्कस कर रहे थे, शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। तो ये पार्टीज जब आती हैं पब्लिक से वोट लेकर, तो फिर इनको ख्याल नहीं आता कि यार हम अपने वोटर्स को एक बेहतर इन्वायरमेंट भी दें जहाँ पर वो फील कर सकें कि हम एक अच्छे एरिया में रह रहे हैं, हमारे जो वोटर्स हैं वो हमें ओन कर सकें। देखें, ये सारे मंसूबे पैसे से मुकम्मल होने हैं ना। पैसे अगर होंगे तो सारे मंसूबों पर काम हो सकेगा। अच्छा, अब सच्ची बात क्या है? सच्ची बात वो है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आते ही कही कि हमारे पास तो जहर खाने के पैसे भी नहीं हैं। ठीक है, अगर हुकूमत और हुकूमत का सरबराह ये कह रहा हो तो आप उससे अंदाज़ा कर लें कि मामले की सेंसिटिविटी क्या है। तो सच्ची बात यही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम बहुत मुश्किल हालात का शिकार है। जैसे मैंने अभी आपको फिगर्स में बताया कि आधे से ज़्यादा बजट जो है सिर्फ हमने सूद की अदायगी में खर्च करना है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो एमएनएस के फंड्स हैं उसके लिए मेहरबानी फरमा रहे हैं आजकल। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको हर तरफ गलियों मोहल्लों में खंडरात नज़र आते हैं और काम हुआ नज़र नहीं आता? उसकी एक बड़ी वजह ये बनी कि हम अपने यहाँ लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं करवाए। अगर काउंसलर और नाजिम और इलाके के जो इलेक्टेड लोग बैठे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ काम होता रहता है। अब तवील अरसे से लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं हुए, उस वजह से हमारे गली मोहल्ले खंडर बन चुके हैं। अच्छा, जो सड़कों की सूरत हाल है, अब आप देखें कि बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जिनके फंड्स मंजूर हो चुके हैं, जिनके प्रोजेक्ट मंजूर हो चुके हैं, लेकिन पैसे नहीं आए, इसलिए उन पर काम नहीं हो सका। अच्छा, उनको तोड़ दिया हमने, फिर उनको जोड़ नहीं सके क्योंकि पैसे नहीं हैं। अच्छा, फिर तीसरा अहम पहलू ये है कि हम चीज़ों को एक्सपैंड नहीं कर रहे। हमारी आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। सबसे बड़ा इशू जो है इस वक्त आबादी का है। आबादी में जो ग्रोथ हो रही है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। और दूसरा जो है हमारी जो शहरों की तरफ, देहातों से शहरों की तरफ माइग्रेशन है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। बिल्कुल, उसके लिए भी यकीनन बहुत दबाव है। इस पर मजीद भी बात करेंगे। हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जरा, हमारे यहाँ मास्टर प्लान्स भी बनते हैं हमारे इदारों में, लेकिन बात फिर वही है कि इदारों के पास पैसे होंगे, बजट होगा और वो मास्टर प्लान पर अमल दरामद के लिए भी अरबों रुपए रिक्वायर्ड हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि ये किस तरह से मुमकिन है कि क्या मास्टर प्लान पर अमल दरामद हो भी सकता है या ये सिर्फ एक किताबची ही रहेगा। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की ब्रेक से जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे शहर के जो सूरत हाल है, स्पेशली हमने साउथ पंजाब के हवाले से भी बात की और सेहत के मनसूबों के हवाले से भी बात की। तो उसके साथ साथ हम जरा आएंगे अब फिजियोथेरेपी के हवाले से। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ हमारे जो बुजुर्ग अफराद हैं वो जोड़ों के मर्ज में मुब्तला होते हैं, घुटने के दर्द के हवाले से। पहले तो हम ये जानेंगे डॉक्टर जोया बलोच से कि अब इससे बचा कैसे जा सकता है और उसके बाद हम ट्रीटमेंट के हवाले से भी आएंगे। उसके बाद जिस तरह हमने बात की कि इस तरह का प्रॉब्लम का सामना तो हमारे यहाँ है, स्पेशली हमारे बुजुर्ग अफराद। अब तो 40 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं वो भी शिकायत करते हैं और फिर 50 साल 60 साल वाले तो भी ज़्यादा इस प्रॉब्लम का शिकार है। अब इससे बचने का क्या तरीका? अब इस पहले तो हम ज़रा एहतियात के हवाले से बात कर लेंगे, फिर ज़रा आते हैं कि अगर आप शिकार हो चुके हैं तो उसका फिर हल क्या है?
अच्छा देखिए, अगर घुटने जोड़ों के दर्द की बात करें और घुटनों की दर्द की बात करें तो एक एज फैक्टर बहुत मैटर करता है। आपकी एज जैसे जैसे बढ़ेगी तो हमारे घुटने में स्पेस कम होना शुरू हो जाती है। जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो आपस में रगड़ खाना शुरू कर देती है, क्योंकि हमारा जो घुटने में गूदा होता है जिसको बोन मैरो बोलते हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब ये हड्डियाँ आपस में रगड़ खाती हैं, इसकी वजह से हमारी टांगों में पेन आना, हमारे घुटनों में पेन आना, हमारे टांगों का सुन्न होना, ये इसी वजह से भी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ये जब अलामात शुरू हाँ, हो जाएं तो उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, जब ये अलामात आपको स्टार्ट हो जाएं तो फ़ौरन पेशेंट क्या करते हैं कि पेन किलर ले लिया, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं करनी। इसका इलाज फिजियोथेरेपी में है। ठीक है, उसमें ये होता है कि इसको कुछ मशीन्स लगाई जाती है, इंफ्रारेड लगाई जाते हैं उनके पेन्स को कम करने के लिए, उनकी स्वेलिंग को कम करने के लिए, और साथ में पट्टों के खिंचाव के लिए उनको हीटिंग पैड्स लगाए जाते हैं ताकि एक नॉर्मल इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार सके। देखिए, एज फैक्टर है वो तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उनकी ज़िंदगी को दोबारा से बहाल ज़रूर कर सकते हैं कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जिए। ठीक है, देखिए ना, जब वो अपना इलाज नहीं करवाएंगे तो वो बैठते बैठे बैठ जाते हैं। ठीक है, वो माजूरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद के साथ ज्यादती ना करें। ठीक है, नॉर्मल रूटीन में जो हम एक्सरसाइज करते हैं, इसका आजकल हम देख रहे हैं कि लोग नहीं जाते, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो हम ये कह सकते हैं कि फिर इन फ्यूचर इन चीज़ों के लिए तैयार हैं वो? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप बिल्कुल कह सकते हैं इन फ्यूचर जो अपने लिए खुद को टाइम नहीं देते। मैं कहती हूँ आजकल हर इंसान को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। उनकी दिन भर की जो रूटीन हो गई, उनकी थकावट हो गई, उनके जो काम हो गए, कम से कम अपने लिए आधा घंटा ज़रूर निकालें, अपनी पूरी बॉडी की स्ट्रेचेस ज़रूर करें ताकि उनको आने वाले उम्र में मसाइल ना हो। और ये मसाइल अब बढ़ते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अब बढ़ते जा रहे हैं ये रेशो मसाइल। क्या है, किस एज के ज़्यादा लोग आ रहे हैं? ज़्यादा एज आजकल तो आप देखेंगे कि 30+ के लोग भी आपको मिलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक हमारी डाइट बहुत मैटर करनी है, हमारा दूध ना पीना और साथ में हमारे धूप का ना लगना, ये चीज़ें बहुत मैटर करते हैं। मेरे पास इस टाइम जितने भी पेशेंट आते हैं, विटामिन डी की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी होगी, बहुत मसाइल देखने को ही मिल रहे हैं। हमारे यहाँ जो ग़िज़ा है वो प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से बिल्कुल ऐसा ही है। कमी का मैं शिकार कहती हूँ है। कि इनको फ्रूट्स लेने चाहिए, इनको दूध प्रॉपर डेली लेना चाहिए, इनको विटामिन डी मॉर्निंग जो हमारी धूप होती है ना वो लाजमी लगवाएं। इनकी विटामिन डी की कमी पूरी कर देती है वो। ये सारी वो चीज़ें हैं, अगर इस सवाल से हमें अपना भी ख्याल करना चाहिए। इंसान को वैसे मालूम होता है कि वो अपने साथ क्या कर रहा है, क्योंकि जब वो ज़्यादा थकावट का शिकार हो रहा है तो उसे इस बात का यकीनन पता होता है कि उसने एक्सरसाइज के लिए कितना टाइम निकाला, अपने लिए टाइम कितना निकाला और बाकी मामलात के लिए कितना टाइम उसने दिया। तो अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालते, अपने आप को, अपने माइंड को फ्रेश नहीं रखते, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, आप बेहतर जो लाइफस्टाइल, ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा आसाइशें हों, बेहतर लाइफस्टाइल का मतलब ये भी हो सकता है कि आप वॉक पे जाएं, एक पुरफिज़ा आप जगह पे चले जाएं, जिस तरह पार्क्स में चले जाएं, सुबह के वक्त चले जाएं, अच्छे माहौल में चले जाएं, तो आप बेहतर फील करेंगे, तो आपका लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। बदकिस्मती से हमारे यहाँ चीज़ें मटीरियलिस्ट हो गई हैं, तो हम हर चीज़ को पैसे के हिसाब से देखते हैं। तो यकीनन ये ज़रूरत तो है, लेकिन इसको हम अगर हम सर पर सवार कर लेंगे और फिर इसमें हम डिप्रेशन और बाकी स्ट्रेस ले लेके डिप्रेशन का शिकार होंगे, तो फिर इन मामलात का भी शिकार होंगे। और उसके बाद सूरत हाल यही है कि अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा है और परेशान हाल होते हैं लोग। एक तो होता है कि ना, इंसान बीमार हो जाता है, उसे उम्मीद होती है, लेकिन लोगों के चेहरों पर जब वो बीमार होते हैं तो उससे ज़्यादा परेशानी इसलिए होती है, क्या मैं बीमार हो चुका हूँ, तो जितने दिन इन दिनों से गुजरूंगा तो उस दौरान जो बाकी मसाइल हैं वो बढ़ जाएंगे मुझ पर। तो ये सारी सूरत हाल है। हम जरा आएंगे डॉक्टर अमजद बुखारी साहब के पास। असल जिससे हमने बात की बजट के हवाले से, और स्पेशली हमने जनूबी पंजाब के हवाले से, हुकूमतों के हवाले से, लोकल बॉडी सिस्टम के हवाले से हम बात कर रहे थे। हमारे यहाँ पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, तो उस दौर में भी जो लोकल बॉडी सिस्टम मुतारिफ कराया गया था, लेकिन उसके पास इख्तियारात नहीं थे जो हम परवेज़ मुशर्रफ के दौर का हवाला देते हैं। फिर जो गुज़िश्ता हुकूमत रही तो उन्होंने तो उसकी तरफ जाना ही पसंद नहीं किया। तो जब लोकल बॉडी सिस्टम नहीं होगा, जब गली मोहल्ले के मेंबरान नहीं होंगे, जब नई लीडरशिप आएगी नहीं मैदान में, तो फिर वो जमहूरियत कैसे फले फूलेगी? अच्छा, ये सारी सियासी जमातें जमहूरियत के दावेदार हैं और ये कहती हैं कि जी हम तो सही जमहूरियत लाना चाहते हैं, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख को अगर आप देखेंगे तो हर सियासी जमात ने कोशिश की है कि वो बलदियाती इलेक्शन ना करवाए। बलदियाती इलेक्शन अमूमन उस वक्त होते हैं जब मुल्क में जमहूरियत नहीं होती और कोई आमिर मौजूद होता है, क्योंकि आमिर को ये बलदियाती इलेक्शन सूट करते हैं, इसलिए ताकि वो गली मोहल्ले तक पहुंच जाए और फिर वो
जवाब देता है कि जी देखें ये जमहूरियत तो मैंने बहाल कर दी है। अच्छा, वो उस दौर में आपको नजर आएंगे इलेक्शन होते हैं, ये सारी सियासी जमातें पिछली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी दावेदार थी कि हम लोकल बॉडी सिस्टम आएंगे और ऐसा लाएंगे कि जिससे पूरे पंजाब में तब्दीली। लेकिन आप देखें कि वो अपने सारे अरसे में इस तरफ पेशरफ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती रही कि इलेक्शन कराओ, बल्दियात के लेकिन ये तमाम सियासी जमातों को सूट नहीं करता, इसलिए इलेक्शन नहीं करवाते। तो लेकिन नतीजा क्या है कि इलेक्टेबल्स को खतरा होता है, जो पार्टी के सरबराहान बैठे होते हैं खतरा होता है कि नई लीडरशिप आ जाएगी, फिर नए लोग आ जाएंगे पार्टी में, वो सवाल पूछेंगे, डिमांड्स करेंगे, क्या ये खौफ होता है? नहीं, खौफ ये है कि आपने एक सेटअप, हमारे यहाँ जो भी सेटअप बन रहे होते हैं उसके पीछे एक कंस्पिरेसी भी चल रही होती है साथ साथ, और आप मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ें, ऊपर की सतह पर मैनेज हो जाती हैं। तो इनको ये खौफ होता है कि अगर निचली सतह पर, जैसे ये निज़ाम था ज़िले का मेयर, शहर का मेयर, ज़िले का डिस्ट्रिक्ट नाजिम, अगर वो अपोनेंट जमात का आ जाएगा तो फिर निज़ाम रुक जाएगा। तो ऐसा ना हो कि रिजल्ट ऐसे आ जाए कि वो हमारे खिलाफ हुकूमतें बन जाए, मकामी हुकूमतें, नीचे से ऊपर लेवल तक एक ही हुकूमत चलती रहे। हाँ, एक ही हुकूमत। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि अख्तियारात भी तकसीम हो जाते हैं कि अब हमारे जो अरकान असम्बली हैं वो सड़कें और गलियां बनवाते फिर रहे होते हैं। दुनिया जहाँ की जमहूरियतों में भी ये कंसेप्ट है कि हमारे जो MP साहबान हो वो गले की सोलिंग भी बनवा रहे हो, हाँ। टफ टाइल का इफ्तिताह भी कर रहे हो, हमारे वज़ीर ख़ारिजा भी टफ टाइल का इफ्तिताह करते हैं। आपने देखा पिछली हुकूमत में तो गटरों के ढक्कन लगाते हुए भी इफ्तिताह किए गए, कमाल था। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ठीक कर लिए, उसके लिए भी इफ्तिताह हो रहा है, 4 MPs ने मिलकर किया। हाँ जी, तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये बुनियादी ज़रूरियात हैं जो लोगों को फराहम होनी चाहिए। अच्छा, एक और पहलू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ जो ये देखें, हुकूमत का काम एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है। तरक्की के अमल में सबसे बड़ा हिस्सा जो डालता है वो निजी शोबा होता है, और ख़ास तौर पर अगर सनतें लगेंगी, लोगों के पास पैसा आएगा। आपने अभी जिक्र किया ना कि जनूब पंजाब में आपको सड़कें बुरी लगती हैं, हालत ख़राब लगती है, उसकी वजह ये है कि लोगों के पास पेइंग पावर भी नहीं है। जब पैसा होता है तो अच्छी दुकानें बनती हैं, पैसा होता है अच्छे बाजार बनते हैं, जब अच्छी दुकानें बनती हैं वहाँ से टैक्स कलेक्शन होती है तो फिर सड़कें भी ठीक होने लग जाती हैं। तो यहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए उनके पास इस्तिताअत नहीं है, खर्च करने की इस्तिताअत नहीं है, ख़रीदारी की इस्तिताअत नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि यहाँ पर जो सनती अमल है उसको फ़रोग़ दिया जाए। अब तवील अरसे से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं बन सकी, इंडस्ट्रियल स्टेट, पुरानी इंडस्ट्रियल स्टेट है, उनमें एक्सटेंशन नहीं हो सकी, उसको वुसअत देने के हवाले से काफ़ी जगह काम नहीं हो सका। अब देखिए, मैं इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ तो मैं कहाँ इंडस्ट्री लगाऊंगा? मैं तो 10 लाख रुपए मरला ज़मीन खरीद के, अगर मुझे 10 एकड़ ज़मीन खरीदनी है तो मेरे तो सारे पैसे खर्च हो जाएंगे यहीं पर, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमतें आगे आती हैं, वो इंडस्ट्रियल जोन बनाती हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाती हैं, जहाँ पर ये नहीं उन्होंने जेब से खर्च करना होता है, सिर्फ मैनेज करना होता है। वहाँ पर वो ज़मीन, ज़राई ज़मीन या सस्ती ज़मीन खरीद कर उसको वो वहाँ पर स्ट्रक्चर बनाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, और फिर वो जो है कीमतन इंडस्ट्रियलिस्ट को देती हैं। उससे ये होता है कि इंडस्ट्री फ़रोग़ पाती है। अब ये सारा अमल ऐसा है, जिस चीज़ को आप उठाएंगे उसमें रुकावट है। अगर हम सारे शोबों को बैक वक्त साथ लेके नहीं चलेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर यही सूरत हाल होगी जो इस वक्त मुल्क में नजर आ रही है। जो इसमें अब लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या ये सारा कुछ ऐसा ही चलता रहेगा या फिर इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? अगर ऐसा चलता रहेगा तो फिर हम जो इनताद का हमने सफ़र शुरू कर रखा है तो हम नीचे की तरफ जाते रहेंगे। अब आप देखें ना कि दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है। अब जिस मुल्क को उठा के देखें, कुछ ना कुछ तरक्की की बात हो रही है। और अब इस वक्त देखें कितना बर्निंग इशू है, हॉट टॉपिक है कि जी हम रोज़ डिस्कस कर रहे हैं कि जी हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं, हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं या नहीं जा रहे। आप देखें कि इस वक्त दुनिया कहाँ पहुँच गई है और हमारे पास जो है सर पर एक तलवार लटकी हुई। यकीनन ये वो सूरत हाल है कि इससे निकलने के लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत है, और हमारे यहाँ बदकिस्मती से शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाई जाती है। और अब तो हुकूमतें और जो है वो सारा कुछ महीनों पर चल रही होती है, महीने की प्लानिंग हो रही होती है। अब तो हर 15 दिन के बाद प्लानिंग होती है कि अगले 15 दिन हुकूमत ने कैसे गुजारने हैं। वही बात कि डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, टैक्स कलेक्शन कितनी करनी है, फ़लाँ चीज़ महंगी कर दो, वहाँ से इतने पैसे बच जाएंगे, फ़लाँ को किस्त अदा हो जाएगी। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। इसके लिए जो लोकल सनत है उसको प्रमोट करना होगा और बाकी चीज़ों को। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे, हमने सेहत के मसाइल के हवाले से भी बात की। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ सिस्टम है उसकी जो खराबियाँ हैं, जो कि जब से हमारा मुल्क वजूद में आया है,
उसको बेहतर करने की कोशिश नहीं की, उन खराबियों को ठीक करने की कोशिश नहीं की गई। जिस तरह हमारे लोकल सनत को प्रमोट नहीं किया गया, टैक्सेस की भरमार है। टैक्सेस के अलावा अगर सनत चल रही है तो बिजली के रेट इतने महंगे हैं कि वो उसको चला ही नहीं पाता, तो प्रॉफिट ही नहीं है। उसके अलावा अगर प्रॉफिट होगा तभी जब उसकी डिमांड होगी, जब लोकल सनत की डिमांड ही नहीं होगी, जो पैदावार आ रही है, तो फिर किस तरह से सारा कुछ चलेगा। इस पर हमने तफसीलन डिस्कस किया और सेहत के मसाइल पे भी हमने डिस्कस किया। एक और सेहत के मामले में हम देखें तो फालिज के मरीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने में नज़र आ रहे हैं, और हमारे यहाँ प्रॉपर इलाज ना होने से और प्रॉपर रहनुमाई ना होने से तो वो उनके लिए सारी उम्र का वो एक मसला बन के रह जाता है, और वो कहते हैं कि अब हम फालिज का शिकार हो गए हैं, तो अब पता नहीं हम ठीक हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, कई महीने लग जाते हैं उनको। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर ज़ोया बलोच से। ज़ोया, जिस तरह हम फालिज के मरीजों के हवाले से बात करते हैं, पहले तो हमारे यहाँ अगर साउथ पंजाब के लोगों की हवाले से बात करें तो ये तो वो एक ऐसी बीमारी कि जिसके बारे में वो तसव्वुर करते थे कि अब खुदा न खास्ता अगर कोई इसका शिकार हो गया तो वो समझे कि उसका अगर बाजू इफेक्ट हुआ तो वो बाजू चला गया, अगर हाथ इफेक्ट हुआ तो वो हाथ चला गया। तो ये जो अब फालिज के हवाले से अब जो जदीद तरीक़ाकार आए हैं थेरेपी के हवाले से, तो कितना इसमें मुमकिन है कि रिकवरी कितने दिनों में, कितने महीनों में हो सकती है? देखिए, फालिज के पेशेंट की रिकवरी तो मैं जल्दी नहीं कहूँगी कि जो एक फैक्ट है, ठीक है, फालिज के पेशेंट रिकवर ज़रूर हो जाते हैं, महीने 2 महीने में इतना टाइम उनको लग जाता है। अगर कोई फालिज का पेशेंट ये सोच रहा है कि उनकी 1 हफ्ते में रिकवरी हो गई तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, मरीज तो सोचता है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो हाँ, हमारा काम है उनको बताना, हमारा काम है पेशेंट को बताना, हमारा काम है उनकी काउंसलिंग करना, हमारा काम है। तो एक चीज़ मेन थिंग इज़ डैट के पेशेंट की सेटिस्फेक्शन ज़रूर होनी चाहिए। अगर पेशेंट यही सोचता रहेगा कि हम तो ठीक हो ही नहीं सकते, लेकिन उनको ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, ठीक है। उनको लाजमी अपने डॉक्टर के साथ जो भी उनके माइंड में बातें आ रही है अपने पेशेंट डॉक्टर के साथ डिस्कस करनी चाहिए कि हम कितने अरसे में ठीक हो जाएंगे। फैमिली क्या किरदार अदा कर सकती है? फैमिली, देखिए, फैमिली को ये चाहिए कि अगर कोई फालिज का पेशेंट है तो उसको माजूरी की तरफ ना लेके जाए। वो ये ना सोचें कि वो तो अब फालिज अगर बाजू का हो गया या टांग का हो गया, ये एक टांग और बाजू ज़ाया हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस टाइम मेरे पास कितने पेशेंट इस तरह के आ रहे हैं जिनके एक हेमिप्रेसिस, एक टांग और एक बाजू का होना, इनको हेमिप्रेसिस बोला जाता है, ठीक है। उनकी वीक हो जाना, वो प्रॉपर उठा नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो इनके लिए मैं ये कहूँगी कि इनकी फिजियोथेरेपी करवाएं। जो लोग काफी अरसे से इसका शिकार हो चुके हैं वो भी रिकवर हो सकते हैं, तो वो भी हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं। उनका भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन वो भी रिकवर हो सकते हैं। फालिज के पेशेंट को फिर हम कुछ मशीन्स लगाते हैं, टेंस लगाते हैं उनकी रगों को खोलने के लिए, साथ में स्टिमुलेशंस के लिए, और साथ में हम EMS यूज़ करवाते हैं। हमारे पास एक फिजियोथेरेपी में मशीन होती है जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, कि जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो ऐसे समझिए कि उनमें एक जान आना शुरू होती है दोबारा से, तो वो पट्टे मजबूत होते हैं, तो वो अपना वजन खुद उठाना शुरू करते हैं और चलना फिरना शुरू कर देते हैं। तो इसमें वैसे अगर हम बात करें तो मरीज को जो अब स्टार्ट में आना शुरू करता है तो रिकवरी कितने % है, ग्रोथ किस तरह से होती है, मतलब 1 महीने में कितना फायदा हो सकता है, 2 महीने बाद? ये देखें कि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं ना फालिज को, तो फर्स्टली तो हम उनको टेंस स्टार्ट करवा देते हैं ताकि उनकी नर्व्स की स्टिमुलेशन हो, उनका ब्लड की सर्कुलेशन हो। जब ब्लड सर्कुलेट करेगा तो हमारी बॉडी की मूवमेंट स्टार्ट होंगे ना, ठीक है। तो फर्स्टली तो हम उनकी स्टिमुलेशन पे काम करते हैं। 1 हफ्ते बाद फिर हम EMS स्टार्ट करवा देते हैं ताकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो, ठीक है। तब वो अपने जब पट्टे मजबूत हो गए, हमारे मसल्स मजबूत हो गए, नर्व्स की स्टिमुलेशन हो गई, तो पेशेंट 1 हफ्ते में 10-15 दिन में रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है कि वो रिकवर हो रहा है। पेशेंट आपको खुद भी बता देगा कि मैं रिकवर हो रहा हूँ, क्योंकि हमारे डेली बेसिस पे इस तरह के पेशेंट से इंटरेक्शन है, तो हमें पता होता है कि पेशेंट कब हमें रिस्पॉन्स करेगा। तो पेशेंट 10-15 दिन में रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है कि मैं रिकवरी की तरफ जा रहा हूँ। इसमें फैमिली को भी एक अहम किरदार अदा करना चाहिए, वो करती भी है। अक्सर औक़ात हमारे यहाँ देखा भी जाता है कि वो मरीज़ के साथ जो फैमिली है वो मौजूद होती है, उसे बार बार हौसला भी दे रही होती है। लेकिन इसमें यह है कि आप थेरेपी के ज़रिए अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं, एक काबिल इलाज हम कह सकते हैं। हम सर आएंगे डॉक्टर अमजद बुखारी साहब के पास। डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने अभी CM पंजाब में भी विजिट किया, कॉटन के हवाले से काफ़ी फोकस कहा गया है, और साउथ पंजाब को कॉटन बेल्ट से तशबीह दिया जाता था। बाद में हमने देखा कि कॉटन की जो प्रोडक्शन थी वो कम होनी शुरू हो गई, चाहे वो रेट्स के इशू थे या फिर मौसमियाती तब्दीलियाँ या प्रॉपर सीड का ना होना। तो कॉटन पे काम होना कितना लाजमी है? उसके मुकाबले में एक फसल है गन्ने की और फिर है कॉटन। अब अगर हम दोनों में फ़र्क कर लें तो हमारी मुल्क की मईशत के लिए कौन सी फसल ज़्यादा अहम है?
देखिए जी, फसलें तो सारी अहम हैं, लेकिन कॉटन के साथ क्या हुआ, हम एक वक्त पे तकरीबन 1.5 करोड़ बेल पैदा कर रहे थे कॉटन की, और उस वक्त भारत हमसे पीछे था। हम कम होते होते 45 लाख पर आ गए और भारत जो है वो 3 करोड़ से ऊपर चला गया, 4 करोड़ को टच करने लग गया। तो आप ये देखें कि कॉटन की फसल अहम क्यों है, जो आपका सवाल था कि गन्ने या मकई की फसल है या दीगर फसलें भी हैं। तो कॉटन के साथ हमारी मईशत का जो रब्त है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। उसकी वजह ये है कि कॉटन पिकिंग से, पहले तो चले हर फसल के काश्त करने का वही पहलू हो गया, लेकिन पिकिंग से मईशत शुरू हो जाती है। जब पिकिंग होती है तो हमारे यहाँ ख़वातीन को बड़ा रोज़गार मिल जाता है। फिर वो जब प्रोसेस में जाती है, जिनिंग इंडस्ट्री चल पड़ती है। जिनिंग इंडस्ट्री के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल पड़ती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जो है फिर उसकी प्रोडक्ट्स बनती हैं, फिर धागा आ गया, बाकी हाँ प्रोडक्ट्स बनती हैं। वो सारी प्रोडक्ट्स जो है वो, उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट होती हैं, हम गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो न सिर्फ पूरे मुल्क की मईशत जुड़ी है, बल्कि लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, बल्कि हम बाहर भेज के जो ज़र मुबादला कमाते हैं उससे बड़ी सपोर्ट मिलती है। पंजाब फसल बड़ी है। काफी फोकस वज़ीर आला ने इस मामले को टेकअप किया, क्योंकि हम कॉटन में मुसलसल पीछे जा रहे थे और हमारी जो इंडस्ट्री लगी हुई है वो बुरानी कैफियत का शिकार थी। तो उन्होंने कहा कि इसको हम पिछले साल 3-4 सालों में 35 लाख एकड़ के लगभग जो है इसे काश्त कर रहे थे। तो हुकूमत ने एक स्टेप लेते हुए 50 लाख एकड़ जो है वो टारगेट मुकर्रर किया कि हम 50 लाख एकड़ पर कपास काश्त करेंगे। तो हुकूमत ने बड़ी जदोजहद की और उसका नतीजा ये है कि हम 96% जो है 96% तो किसानों ने काश्त की और टारगेट भी मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि किसान अब ये सोचता है कि जब मुझे पैदावार की कीमत नहीं मिल पाएगी तो मैं वो फसल क्यों काश्त करूं। तो मेन फैक्टर तो कीमत का है। तो क्या इसकी कीमत में भी हम देखेंगे कि इसकी कीमत को पहले एड्रेस कर लिया गया है। अगर ये 50 लाख एकड़ पर हम पहुंचने जा रहे हैं तो इसका एक फैक्टर ये भी है कि हमने इसकी कीमत का तयन पहले कर दिया और इस गवर्नमेंट ने 8500 रुपये फी मन जो है ये इसकी कीमत मुकर्रर कर दी है। तो हाँ, और ये कहा कि ये 8500 रुपये मन जो है आपकी कपास खरीदी जाएगी, फुटी खरीदी जाएगी। तो ये एक अच्छी कीमत थी, इसकी वजह से इधर आए। तो ये अभी हम कुछ फसलों पर जो है इमदादी कीमत दे रहे हैं, जैसे गन्ने के हवाले से भी हम इमदादी कीमत देते हैं, गंदम के हवाले से भी देते हैं। तो ये इमदादी कीमत से ये होता है कि काश्तकार को ये इत्मीनान हो जाता है कि कम से कम मुझे इतने पैसे माजी में देखा कि किसान अपनी फुट्टी जलाते हुए नजर आए, रोडों पे एहतजाज करते। अच्छा, ये भी बड़ा अजीब सा है मामला। उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हम कपास में बड़ा पीछे चले गए, 45 लाख बेल पर आ गए, हमारी जिनिंग इंडस्ट्री बंद हो गई, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई। तो फिर काश्तकार क्यों अपनी फुटी जला रहा था? फिर तो उसकी हाथों हाथ बिकनी चाहिए थी ना, जब पैदावार कम हो गई। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी इशू है। इस पे हम मजीद कभी बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम हुआ है। डॉक्टर मुजीब बुखारी साहब का शुक्रिया, डॉक्टर शोएब लोधी आपका शुक्रिया। नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की और कोशिश की कि जो हमारे यहाँ जो एक तो हमने सेहत के हवाले से बात की, थेरेपी के हवाले से बात की, फालिज के मरीजों के हवाले से, बच्चों के हवाले से भी गुफ्तगू की। और इसका मकसद भी ये था कि हम बता सकें कि हम किस तरह से अपना बेहतर ख्याल कर सकते हैं। और सेकंड, हमारे यहाँ जो मौजूदा मसाइल हैं उसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की यकीनन ज़रूरत है। उसके बगैर अगर हम शॉर्ट टर्म चलते रहेंगे तो फिर इसी तरह के मसाइल का सामना रहेगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।